आज लगभग 9वां दिन है हमारा। 8 दिन पूरे हो गए, आज 9वीं कक्षा है हमारी। और हम उंगलियों की एक बड़ी रहस्यमयी दुनिया की अब यात्रा शुरू कर चुके हैं। कल भी हमने कुछ उंगलियों के महत्वपूर्ण राज समझे। अभी इसमें और गहन 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 उतरना है। संभव है आपको थोड़ा थकाना वाले लगेगा। संभव है आपको इसमें बहुत देर तक चल रहा है ऐसे भी लगेगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यही यही वास्तविक हस्तरेखा का अभ्यास है। हस्तरेखाएं तो बहुत अ, विशेष बातें बताएंगी, और वो तत्काल के प्रभाव में जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही है ना, उसी के संबंध में बताएंगी। तत्काल के प्रभाव में मतलब 4-6 महीने के प्रभाव की बातें सारी आपकी रेखाएं बता देंगी। लेकिन जीवन भर जो चीजें आपके साथ साथ निभाने वाली है, उंगलियों की लंबाई, उसके अनुपात, उसके पोर, उसके सिर, ये सारी बातें आपको बड़ी शांति से समझनी है। और शांति से इसकी यात्रा हम करते रहेंगे। अगला पड़ाव हम देखते हैं। कल हमने देखा था वहीदा रहमान जी के गुरु, वहीदा रहमान जी की गुरु मीनाक्षी जी। बड़ी अ, अनूठी कथा है। उन्होंने अपनी शिष्या को चुनते वक्त ज्योतिष शास्त्र का सहारा लिया। मुस्लिम होते हुए उन्होंने उसकी जन्म पत्री बनवाई और उसी के आधार पर उन्होंने उसका चयन किया। आगे चल के वहीदा रहमान जी काफी मशहूर एक्ट्रेस बनी है। और ज्योतिष शास्त्र कितना यथार्थ है इसका एक प्रमाण उन्होंने दुनिया को दे दिया। कल जो हम देख रहे थे उंगलियों की जानकारी, उसमें अब आगे लेते हैं। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मुझे। देखिए, संक्षेप में जब भी हम बिना जोड़ वाली उंगलियां और उनके गोल सिरे देखते हैं, हम पढ़ रहे हैं बिना जोड़ वाली, बिना गांठ वाली उंगलियां, और उनके सिरे अक्सर गोल मिलते हैं तो तुरंत हमें ऐसी व्यक्ति की छवि दिखाई देती है जिसका मूल स्वभाव कला, सौंदर्य, प्रेम और फूर्ति है, क्योंकि सिरे सारे गोल हैं। लेकिन ये गुण चौकोर आकार की सिरों वाली उंगलियों के लिए बिल्कुल विपरीत हो गए। अब तो बगैर गांठ वाली ही उंगलियां हैं, लेकिन उनके सर हो गए चौकोर, यानी सक्रियता, व्यवस्थितता, समय की पाबंदी, सामान्य ज्ञान आदि। उंगलियां चौकोर होना, भले ही वो गांठ बिना गांठ वाली है, उसमें बहुत सारा अंतर लिखा है। सिर उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी नीचे की गांठ है। गांठें अपने आप में एक बहुत विशेष स्थिति है इंसान को परखने की, लेकिन सिर इंसान के मूल स्वभाव को आपको बताएगा। तो सक्रियता, व्यवस्थितता, समय की पाबंदी, सामान्य ज्ञान आदि चीजें हमें चौकोर सिर वाले बिना गांठ वाली उंगली के माध्यम से मिलेंगी। बिना जोड़ वाली उंगलियों का चरम प्रकार अत्यधिक गोल सिरे होते हैं। यदि अंगूठे के सहित हाथ की सभी उंगलियों के सिरे गोल हो तो इच्छा शक्ति का स्तर निम्न हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। मैं अंगूठा आपको बड़ी धीमी गति से, बहुत शांति से पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अंगूठा भी एक बहुत विशेष विशेष गुण है अंगूठे का। यदि अंगूठे के सहित हाथ की सभी उंगलियों के सिरे गोल हो गए हो तो यह इच्छा शक्ति के निम्न स्तर को दर्शाता है। इच्छा शक्ति कम हो गई। अंगूठे में एक आपको मजेदार बात आज बताता हूं। ये आगे आएगा। बगैर गांठ वाला अंगूठा बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहली बात तो आपको हजारों में एक आध आदमी के हाथ में बगैर गांठ वाला अंगूठा मिलेगा। बगैर गांठ वाली उंगलियां जैसे दुर्लभ है, वैसे ही अंगूठा भी बहुत दुर्लभ है, उंगलियों से ज्यादा। कई बार उंगलियां हमें बगैर गांठ वाली मिलती है, लेकिन अंगूठे में गांठ होने की संभावना बढ़ती है। बगैर गांठ वाला अंगूठा आपको बहुत कम मिलेगा। अक्सर बगैर गांठ वाले अंगूठे का
दूसरा पोर जो है, पहला पोर इच्छा शक्ति, दूसरा पोर तर्क शक्ति। ये जो दूसरा पोर है ये काफी मजबूत, मोटा या तंदुरुस्त दिखता है। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे चित्र निकाल के दिखाऊं। ये अंगूठा है, मान लीजिए, यहाँ पे उस आदमी का नाखून। अब यहाँ पे जो पहला जोड़ है और दूसरा जोड़ तो इसका शुक्र है, ये आगे जाके शुक्र पर्वत में मिलता है। ये 3 नंबर का शुक्र है, ये तर्क है, इच्छा है। अब ये गांठ आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है। बहुत गंभीरता से इस अंगूठे को समझना। ये तो अभी बीच में आ गया रास्ते में, मैं इसको बता रहा हूं, अंगूठे के वक्त मैं इसको और गहराई से बताऊंगा। बगैर गांठ वाला अंगूठा गोल सिरे का हो जाता है तो उनकी इच्छा शक्ति बहुत निम्न स्तर पे चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जब ये अंगूठे का जोड़ जो है वो बिल्कुल भी दब जाता है या वो उभरा हुआ नहीं है, नीचे का जो ये हिस्सा है 2 नंबर का तर्क क्षेत्र, ये काफी मोटा और मजबूत तंदुरुस्त दिखने लगता है। ऐसे लोगों के पास कूटनीति भर भर के होती है। ऐसे लोगों के पास कूटनीति भर भर के होती है। अपनी कोई भी कार्य को प्रबल इच्छा शक्ति के अलावा वो लोग कूटनीति से ज्यादा उसको प्रभावित रखते हैं। कोई भी कार्य को अंजाम देना है ना, तो कूटनीति का इस्तेमाल ज्यादा है। कार्य कब हो कैसा हो ये उसके लिए दौड़ेंगे नहीं, ये लोग उसमें ऐसी कूटनीति भर देंगे कि कार्य अपने आप ही गतिमान हो जाएगा। अब मैं और थोड़ा आपको गहराई से बता दूं, वो कार्य के सभी पहलुओं पर काम करते हैं। हम क्या करते हैं, कार्य के गतिमानता के पहलू पर काम करते हैं, लेकिन कार्य, कोई भी कार्य केवल उसकी गति नहीं, उसके प्रतिरोधों के साथ हमें देखना चाहिए। मान लीजिए हम कोई एक कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, एक मिसाल के तौर पे, तो हम हमारे जो वकील साहब है उनको और इस केस के लिए जरूरी आपके जो कागजात हैं या जो भी एविडेंसेस हैं, इनकी जुगाड़ करके इस चीज को जल्द से जल्द निपटाने के लिए काम करते हैं। लेकिन मित्रों, ये जो लोग हैं ना, ये इन चीजों पर काम करेंगे लेकिन उससे बहुत ज्यादा चीज कूटनीति पे काम करेंगे। ये प्रतिपक्ष का जो वकील है, उनके लिए जो सारे एविडेंसेस हैं, उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उनके जो माइनस पॉइंट्स हैं, उनकी जो मानसिकता है, उनके विचार करने की पद्धति जो है, पूरा इसी को देखेंगे, पूरा इसी पे काम करेंगे, पूरा इसी को ही वो हिलाते रहेंगे। इन्हें जरूरत है कि अपने काम को अंजाम देने की, वो सामने वाले को उसकी कमजोरी पकड़ के इतना इतना दिक्कत में लेके आ जाएंगे कि वो आदमी बोलेगा भाई मुझे इसमें से अभी छुटकारा दे दो, बस अभी मुझे इसमें ज्यादा रोको मत। आप समझ लेना, ये बहुत मजेदार बात है। ये चीजें रेखाएं नहीं बताएंगी, ये चीजें आपको केवल और केवल आपकी उंगलियां ही बताएंगी। कमजोर मन वाले लोगों के हाथ के सिरे गोल होते हैं, लेकिन अंगूठे में वो एक अलग व्यक्तित्व बनाता है। अंगूठे की स्थिति अलग है क्योंकि वहां पे तीन अलग कार्य क्षेत्र है, एक इच्छा, दूसरा तर्क और तीसरा सामाजिक स्पर्श। तो शुक्र जो है वो समाज के साथ आपका तालमेल बैठाता है, लेकिन आपकी इच्छा और तर्क अंगूठे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसकी ताकत ही वो पूरा बदल देता है।
संगीत में परिपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय और स्थान दो अत्यावश्यक चीजें हैं। केवल चौकर आकार की उंगलियां होने पर ही उत्कृष्ट संगीतकार उभर सकता है। किसी भी वाद्य यंत्र में निपुणता, गलती से मैंने सांप लिख दिया, ये है वक्राकार, अच्छा ये चमचाकार है। लिखते लिखते कई बार कीबोर्ड के इसमें कुछ अलग ही आ जाता है। जैसे किसी भी वाद्य यंत्र में निपुणता जैसे चमचाकार हाथ की प्रकृति द्वारा दिया गया एक वरदान है, इसी प्रकार हाथ की उंगलियों के सिरे नुकीले हो तो यह कहना उचित होगा कि एक अनमोल वरदान है जो मधुरता का सृजन करता है। नुकीली उंगलियां क्या करेगी, उसमें एक बहुत ही कलात्मकता या माधुर्य या सृजन, नव निर्माण की संभावनाएं भर देंगी। चौकोर है तो संगीत में बिल्कुल व्यवस्थितता, उसकी जो भी सटीकता, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और चमचाकार है तो ये भी एक निपुण संगीतकार का ही लक्षण है। तो आप इसको ऐसे समझे कि केवल नुकीली उंगलियां या गांठ रहित उंगलियां या गोल सिरे वाली उंगलियां आपको नहीं पढ़नी है, हमको उनकी बाकी सारी चीजों के ऊपर बड़ी गंभीरता से ध्यान देना है। बिना गांठ वाली उंगलियों में जो चक्र और ग्रंथियां सक्रिय मान जाती उसकी जानकारी। मैंने यहाँ पे एक काल्पनिक चित्र लगाया है, तीन ही उंगलियां बताइए, दोनों तरफ अंगूठे बताए हैं, दो हाथों का मिश्रण किया है। आप इसको ऐसे देखिए, परंपरा कहती है जब गांठ उंगलियों उंगलियों में हो तो प्राण को नाड़ी में रुकावट नहीं होती, इसलिए ऊपर वाली गांठ पांचों चक्र ऊर्जा अपेक्षाकृत खुली संतुलित मानी जाती है, खास तौर पर विशुद्ध, जिसके साथ थायराइड ग्रंथि का अभ्यास होता है। तर्जनी अगर गांठ रहित हो तो बोलने बोलने सुनने में बहुत स्पष्टता आ जाएगी। जब गांठ उंगलियों में हो तो प्राण को नाड़ी में रुकावट नहीं होती है, इसलिए ऊपर वाली उंगलियां माफ करना, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखने में कुछ गड़बड़ कर गया हूं। अपन ये जो विधान है इसको मैं कल सही करूंगा। इस संभवतः मेरे हाथ से कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने यहाँ लिखना है जब गांठ उंगलियों में ना हो, ये ना हो है, ये जल्दी जल्दी में कई बार एक आध अक्षर मेरे हाथ से छूट जाता है। चलिए, विशुद्ध और थायराइड तर्जनी गांठ रहित हो तो बोलने सुनने में स्पष्टता आ जाती है। ये पीपीटी जब मैं पुनः एक बार रीचेक करूंगा तब आपको इसको लिख के भेज दूंगा। विशुद्ध के साथ थायराइड ग्रंथियां है, तर्जनी गांठ रहित हो तो बोलने सुनने में स्पष्टता आएगी। मणिपुर चक्र जो पैंक्रियाज या एंड्रिनल ग्रंथियों के साथ जुड़ा है, जिसका मध्यमा पे असर है। अगर मध्यमा आपकी गांठ रहित हो तो निर्णय तेज और पेट की अग्नि काफी स्थिर होगी, ये मजबूत हो गई। मणिपुर का और पेट की अग्नि का सीधा संबंध। आज्ञा चक्र या पिट्यूटरी पिनियन अनामिका गांठ रहित हो तो इंट्यूशन और कल्पना बड़ी सरल और तेज हो जाएगी। अनाहत और थाइमस, अनाहत चक्र आपके हृदय के यहाँ स्थिर है। कनिष्ठा अगर आपकी गांठ रहित हो तो भावनात्मक खुलापन आएगा। स्वादिष्ठान चक्र जो किडनी या गोनाड्स में है, वो अंगूठे के गांठ रहित होने से आएगा और वहां रचनात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ये आप चक्रों के साथ इसको जोड़ें और इसकी जो वास्तविक ये उपलब्धियां हैं ये चक्रों की विशिष्ट स्तर पर अपनी सक्रियता के कारण आएगी, ये आपको दिखेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा दुनिया में देखी जाती है, वो है गांठदार उंगलियां। हम सभी इसी प्रांत के यात्री हैं। कल बगैर गांठ वाली उंगलियों के फोटो मुझे हमारे पंढरपुर की विदुषी ने, जो साधिका है अभ्यासिका, उन्होंने कल ही भेज दिए थे, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे साझा करना भूल गया हूं। मैं कल इस पीपीटी में ऐड करके आपको बगैर गांठ वाली उंगलियां प्रत्यक्ष रूप में कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूं। बहुत दुर्लभ फोटो है,
और वो लोग भी बहुत दुर्लभ होते हैं। अगर गांठ वाले आपके पास 100 है तो ये 10 भी नहीं है। तो जब भी आपको बगैर गांठ वाला कोई मिलता है आदमी, तुरंत फोटो ले लेना, अपने संग्रह में रख लेना, और संभव हुआ तो उनसे बात जरूर करना, क्योंकि इन लोगों को समझना बहुत ही संवेदनशील लोगों को समझना। इनका दृष्टिकोण पूर्ण भिन्न है, और गांठ वालों का दृष्टिकोण हम सभी लोगों का है, ये पूर्ण भिन्न है। गांठदार उंगलियां और उंगली के सिरों के अलग अलग आकार। हाँ, कोई बोल रहा है क्या? देखिए, गांठदार उंगलियां और उनके अलग अलग सिर, अभी मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 करके लगा दिए हैं। यहाँ पे वर्गाकार है, गोल है, नुकीले हैं, चमचाकार है। ये सारे अलग अलग सिर आपको गांठदार उंगलियों के साथ समझने हैं। गांठदार उंगलियों की प्रकृति और विशेषताएं सीधी उंगलियों से बिल्कुल विपरीत है। देखो, सीधी उंगली यानी बगैर गांठ वाली, इससे बिल्कुल विपरीत। तो संपूर्ण तर्क आ गया, और वहां पे संपूर्ण अंतर्ज्ञान आ गया। बगैर गांठ वालों के पास अंतर्ज्ञान है, इनके पास तर्क है। गांठदार उंगली वाले लोगों की सोच परिपक्व होती है। क्यों परिपक्व होती है? क्योंकि हर चीज को जांच परख के अंदर लिया है। लेकिन ये ध्यान में लीजिए, इनके जांचने परखने से ये कई बार ये अपने दृष्टि के एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां बगैर जांचे परखे थोड़ा अनुमान होते ही ये तुरंत ना करके भाग जाएंगे बस। जबकि इंसान का काम है हर चीज को शांति से समझे, और फिर उसको नकार या उसको हाँ करें, उसको ना कहें या हाँ कहें। यह हमारी परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। मित्रों, हम कितने लोगों को सुनते हैं, जब भी कोई हमारे से बात करता है वो अपनी बात रखना चालू करता ही है, 1.5 से 2 मिनट में हम उसके साथ अपने दृष्टिकोण साझा करना चालू कर देते हैं। हम उसको पूरा सुनते ही नहीं। किसी को बगैर थकावट के, बगैर रुके, लंबे समय तक क्या आप सुन सकते हो? मैंने बहुत बार हमारे पंतप्रधान साहब के बारे में अलग अलग माध्यमों से जानकारी ली है, और वो ऐसी है कि मोदी साहब लंबे समय तक किसी को सुनते हैं बगैर कोई रोक टोक के। हमारे पंतप्रधान जी, उनके पास जब भी कोई आता है उनको वो लंबे समय तक सुनते हैं। जब सामने वाला अपना निवेदन पूर्ण करे तभी वो उनके अपने निवेदन को रखेंगे या उनसे बात करें। घंटों तक दूसरों को सुनना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसमें आप किसी को हाँ या ना करने के सभी पर्यायों पर शांति से विचार कर सकते हैं। संभवतः आप सर ये मैंने देखा है, मैंने उनके साथ मीटिंग अटेंड की है कुछ एक। क्या बात करते हैं पाल साहब, आपने मोदी जी के साथ मीटिंग करी है? हाँ सर। अरे वाह! सर एक्चुअली मैं वहाँ एएम प्लानिंग था, तो हमारी मीटिंग होती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। अरे वाह वाह वाह, क्या बात! और इतने ध्यान से सुनते हैं कि दूसरा आदमी जब बिल्कुल सरेंडर कर दे उसके बाद अपनी बात कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया जानकारी दी साहब। मैंने तो अलग अलग माध्यमों से सुना था, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। हाँ सर, मैंने 2 मीटिंग आपके अटेंड की हैं उनके साथ, काफी गैदरिंग के साथ में। क्या बात! और उनके विचार बिल्कुल अलग लेवल के होते हैं। ही इज डिफरेंट। जी सर। वो आईएएस लोगों को भी क्रॉस चेक कर देते हैं कि क्या आपने ये किया, तो पता चलता नहीं किया। क्या बात! यस सर। कोई आदमी ऐसी ऊंचाई पे जाके कब बैठेगा जब उसके पास हम सभी लोगों के अलावा बहुत कुछ अलग है। 150 करोड़ लोगों में से उठ के इतनी ऊंचाई पे जाके बैठना, और बिल्कुल सियासत के ये 20 25 साल वो आदमी श्रेष्ठ स्थानों पे जाके बैठा है। पहले तो वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 3 टर्म 15 साल हो गए, अब 3 टर्म इनके पंतप्रधान हैं।
तीसरी टर्म इनकी पूरी हो जाएगी, 2029 में चुनाव में ये तीसरी टर्म पूर्ण कर लेंगे। 25 साल से ज्यादा आदमी एक श्रेष्ठ स्थान पे जाके बैठता है, कोई चुनौती नहीं है। और जो भी इनके विपक्ष में खड़ा है वो धीमी गति से खत्म हो जाता है। मुझे उनके सियासत के क्या तौर तरीके उससे कुछ लेना देना नहीं। हम में ये क्षमता होनी चाहिए कि हम किसी को भी सुने। मैं क्यों बता रहा हूं, गांठदार उंगलियों वाले लोग सुनना कम पसंद करते हैं। ये काफी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि सुनते नहीं है बहुत ज्यादा। इनकी जरूरत कुछ चीजें इकट्ठा करेंगे, जो जहां से जितना लेना है वो ले लेंगे। काफी बुद्धिमान है, काफी सुलझे हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी वो बहुत बहुत शुरू में ही उसको बाजू में कर देते हैं, क्योंकि उनका तर्क रहता है भाई अपनी काम की चीज है ही नहीं तो क्यों लेना है। लेकिन क्या पता अंत में वो चीज आप ही के काम की हो। शुरू में अगर कोई चीज आपके अनुसार नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज आपके लिए गलत हो। गलत हो या सही हो, आपको उसको सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसका बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहा हूं कि मैं किसी को सुनूं। मेरी भी हथेली, मेरी भी उंगलियां गांठदार हैं, हम तुरंत अपने तर्क देना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे व्यक्तित्व में सामने वाले को सुनने की क्षमता का इजाफा करते हैं, वो क्षमता बढ़ाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में सबसे पहला बदल कुछ होगा तो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करेगा। आपने उसको सुना, आपके उसका उसका आपके ऊपर भरोसा हो गया। भले उसको सुनने के बाद आप अंत में उसको ना कहें या हाँ कहें, लेकिन वो आपके व्यक्तित्व से जुड़ जाएगा, एक मजबूत रिश्ता बन जाएगा, एक भरोसा बन जाएगा। जैसे पाल साहब ने अभी बात बताई पंतप्रधान साहब की, उनके वहां जो निवेदन जो भी लोग दे रहे थे, उनमें जो उचित निर्णय लेना है वो उनके अधिकार है, लेकिन लंबा सुनने के बाद उसके ऊपर एक उचित निर्णय लेना, ये सामने वाले का बहुत बड़ा सम्मान होता है। और जब आप सामने वाले को सम्मान देते हो सुन के, वो आप आदमी आप में विश्वास पाता है, वो आपके व्यक्तित्व में विश्वास को जीत लेता है। उसको बहुत संतुष्टि होती कि आपने मुझे सुना। ये लोग गांठदार उंगलियों वाले लोग थोड़े जल्दबाजी में अपनी जरूरत की चीजें लेके आगे निकल जाते हैं। इन लोगों को कभी भी बगैर गांठ वाले लोगों जैसे सुनने की अगर थोड़ी आदत आ गई, थोड़ा इनका व्यक्तित्व बदल गया, संभवतः जीवन संपूर्ण बदल सकता है। लेकिन हम हमारे कुदरत से विपरीत नहीं जा सकते, नहीं जाते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे डर्मेटोग्राफिक्स में एक बहुत बड़ा चिन्ह, बहुत विशेष चिन्ह है। इसे हम कहते हैं आर्च। ये जब भी जिसके पास आता है, ये लोग क्रमिक चरणों में सीखने वाले होते हैं। ध्यान में दीजिए, क्रमिक चरणों में सीखने वाले। जो भी चीज ये देखेंगे, सीखेंगे, उसके एक मुकाम पे जाके बैठेंगे और वहां पे उसका स्वाध्याय कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके आगे और चलेंगे, और ऊंचाई पे जाके वहां बैठेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, निष्णात हो जाएंगे और ऊपर चलेंगे। क्रमिक चरणों में अंत में वो लोग, उनको चाहिए वो हर चीज अपने जीवन में उतार लेते हैं। ये बुद्धि में बहुत विशेष लोग धीमी गति से चलते हैं, लेकिन अंत में अपने उद्देश्य को पाने में सफल होते हैं। और बगैर किसी को रोके टोके, बगैर किसी को रोके टोके ये पूरी बात सुनते हैं। और एक एक पड़ाव पे जाके उस पड़ाव पे मजबूत अपना तल बनाते हैं, वहां से और अगले पड़ाव पे जाके वहां अपना तल बनाते हैं। हर तल पे बहुत सारा समय बिताते हैं, उसकी वजह से इनके पास हर स्तर की जानकारी मजबूत होती है। मिसाल के तौर पर हमारे जो पंत प्रधान है, वो किसी राजघराने के वारिस नहीं है कि उनको वसीयत में आपकी राजगद्दी मिली।
वो तो अति सामान्य आदमी है जो नीचे से ऊपर तक हर लेवल पर, हर स्तर पर सामाजिक कार्य और अपनी एक विशेष जानकारी के साथ बढ़ा है। उनको पता है कि अंतिम जगह से नीचे की कौन सी जगह तक क्या क्या चीजें होती हैं, या नीचे से ऊपर तक जानकारी कैसे आती है, क्योंकि इस आदमी ने हर स्तर को छुआ है। छूना एक बात है, हमारे पास लूप आता है, वो क्या करता है, छूता है और भाग जाता है, एनर्जी आती है, ऊपर जाती है और वापस भाग जाती है। आर्च वाले जो है ना, वो जगह पर रुके रहते। मान लीजिए मोदी जी कभी उनकी गली के नुक्कड़ के किसी प्रांत के वो विशेष प्रतिनिधि रहे हो, उनके वहां जो म्यूनिसिपल कमीशन है उसके प्रतिनिधि रहे हो, लेकिन उन्होंने लंबा समय हर स्तर के साथ बिताया है, तो हर स्तर को वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके विपरीत हम वर्गाकार, वर्गाकार से भी ज्यादा गांठदार उंगलियों के बारे में बोलेंगे कि ये लोग क्या करेंगे, जो जरूरत की चीज है, जो संस्कार है, जो जानकारी वो मिली वो ली, खत्म। मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि हमारे पास गीता का ज्ञान कितना है। 250 दार्शनिकों ने गीता पर अपने अपने निवेदन दिए। हमने कितने पढ़े? हम मात्र तिलक जी का दिया हुआ कर्मयोग पढ़ते हैं, जबकि कर्मयोग गीता का लोकमान्य गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। मैंने कल आपको बताया कि हमारे जो बहुत बुद्धिमान अंबेडकर साहब, जो हमारी संभवतः 1950 के दशक के श्रेष्ठतम ज्ञानी लोगों में जिनको हम गिनते हैं, उनका कहना है आपकी गीता बौद्ध धर्म से प्रभावित है, और गौतम बुद्ध के होने के बाद ऋषि मुनियों ने उनके सिद्धांतों के ऊपर मध्यवर्ती जानकारी ली और संस्कृत में एक गीता नामक भाष्य का, गीता नामक काव्य का निर्माण किया। ऋषि मुनियों ने यह माना है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कभी उनके पहले थे, गौतम बुद्ध के पहले थे, लेकिन जो सारा दृष्टांत, दृष्टिकोण और दृष्टांत में जो एक विषय, एक अभ्यास जो दिया है जीवन को देखने का, वो बुद्ध के सारे विचारों से मिलता जुलता है। यहां तक कि राजा जनक, जैसे राम के बारे में भी वो कहते हैं कि ये सारे बुद्धों के, बुद्ध भगवान बुद्ध के सिद्धांत हैं। मित्रों ये भी पढ़ना, कभी आप ऐसा ना करें कभी जीवन में कि हमने जो माना वही सही है, बाकी हमको पढ़ना नहीं। या हमारे में एक मराठी में कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी जो आपकी निर्भत्सना करता है, जो आपकी निंदा नालास्ती करता है, जो आपको हमेशा आपकी आलोचना करता है, ऐसे आदमी का घर आपके बाजू में चाहिए, क्योंकि वही आदमी जो बार बार आपको आईना दिखाता है, जो आपका समर्थन करता है, वो कभी आपका मित्र नहीं होता। आपको आपकी आलोचना करने वाले आदमी की हमेशा पहचान चाहिए कि वही आदमी जो आपको तुरंत पकड़ ले। एक भी निवेदन ग्रुप पे आता है कि भाई मेरी दिक्कत है, तो मैं पहले उसको पकड़ता हूं। 4 लोग मुझे बता रहे हैं कि हमारी दिक्कत नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए सबसे छोटा घटक महत्वपूर्ण है, जो मुझसे जुड़ने का बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये सर, मेरे खुद हिंदी में ये कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या बात है सर, बहुत शानदार, जी। बहुत ही शानदार। आप इसको लिख भेजना, राइट सर। मैं इसको मुखोद्गत करके मेरे जीवन में इसका उपयोग करने का प्रयास करूंगा। गांठदार उंगली वाले लोगों की सोच परिपक्व होती है। देखिए परिपक्वता हमेशा विचारों के साथ आती है, विचार संस्कार का एक भाग है, और संस्कार आपके बचपन से दिए गए हैं, आपके गर्भ से आपके जन्म तक, जन्म से 25वें साल तक, क्योंकि प्री फ्रंटल यानी अंगूठा आपका 7 से 25 तक डेवलप होता है। 0 से 7, 0 से 7 जो है वो आपकी कनिष्ठा, अनामिका, मध्यमा, ये 3 उंगलियां डेवलप हो जाती है। बची उंगली कौन, तर्जनी, फ्रंटल लोब, वो भी डेवलप हो जाती है। लेकिन जो आपका ये कपाल है,
जो आपका सबसे सामने वाला हिस्सा है, वहां पे जो मस्तिष्क बैठा है वो 25वें साल तक डेवलप होता है। तो सोच परिपक्व तब होती है जब आप 25 तक आगे जाते हो। लेकिन बचपन से कुछ लेना चालू तो कर देते हो, गर्भ में से ही। हमारे हिंदू लोगों में गर्भ संस्कार है। डॉक्टर स्टीफन कार्लियोन नामक एक विद्वान आदमी ने जू लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा संशोधन लिखा है कि जू लोग क्यों बुद्धिमान है। ये जानकारी भी बहुत जानने जैसी है, बहुत मजेदार जानकारी है। आपको कभी रुचि है तो मैं इसको भी अपने ग्रुप में प्रेषित कर दूंगा, आप मुझे बताना। मैंने पीछे भी एक बार इसके लिए जिक्र किया था, लेकिन किसी का उसमें रुझान नहीं आया, तो मैंने वो जानकारी प्रेषित नहीं की। इन उंगलियों की विशेषता एकांत, शोध, चिंतन और तर्क संगत सोच है। सर वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा सर जी प्लीज। मैं करूंगा सर, आपके लिए तो जरूर कर दूंगा। कल ही सुबह कर दूंगा। इन उंगलियों की विशेषता एकांत, शोध और चिंतन। क्यों एकांत? क्योंकि इनको भीड़ में ज्यादा पसंद नहीं आता। इनके विचार जहां मेल खाएंगे वहीं पे ये जाके बैठेंगे, अन्यथा दूर, भीड़ से दूर चले जाएंगे। ये लोग खोज में लगे हैं, चिंतन में लगे हैं, तर्क संगत सोच में लगे हैं। जितना ज्यादा ज्ञान उतनी ज्यादा तनाव की स्थिति, जितना ज्यादा ज्ञान उतना ज्यादा चिंतन, जितना ज्यादा चिंतन उतना ज्यादा तनाव। हमेशा तनाव में रहते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन तर्क संगत सोच रहती है, पूरा कैलकुलेटेड, क्योंकि सारे संस्कारों से भरे हैं ना। संस्कार क्या मिले, ये बात यहाँ पे जरूरी नहीं है। संस्कार जो आप और हम समझते हैं वही संस्कार है, ऐसा नहीं। संस्कार भी स्थल सापेक्ष है, काल सापेक्ष। संस्कार कभी भी एक ही लंबे समय तक, युगों युगों तक नहीं चलते हैं। हर समय के संस्कार अलग अलग हैं। तर्क संगत सोच इनकी इनके संस्कारों के कारण है, लेकिन कई बार इनके संस्कार इनको अलग सोच को अपने अंदर समाहित होने के लिए अनुमति नहीं देती है। ये लोग सत्य प्रेमी होते हैं और दार्शनिक की श्रेणी में आते हैं। सीधी बात है ना। खोज करेंगे, संशोधन करेंगे तो कौन बनेगा? दार्शनिक ही तो बनेंगे। और दार्शनिक एक विशेष विचारधारा के अनुयायी हैं। मैंने एक बहुत विशेष बात कल बताई थी, आप अलग दृष्टि से देखना। हमने एक दृष्टि से देखना तय कर लिया, इसलिए हमको अब अलग दृष्टि जल्दी से नहीं मिलती है। जब महाकश्यप को भगवान बुद्ध एक कमल का फूल सौंप रहे हैं, जो कमल का फूल नितांत तेजवान, बहुत ही विशेष खिला हुआ फूल उनको किसी ने समर्पित किया, लेकिन उन्होंने उसको उठाया और महाकश्यप को दे दिया। मित्रों, बौद्ध धर्म की जो विचारधाराएं हैं, बौद्ध धर्म की जो सोच, संस्कार और जो भी विशेष ज्ञान है, उससे बहुत अलग ज़ेन धारणा है। ज़ेन बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है, लेकिन ज़ेन और भी कुछ विशेषताएं लेके आया है, और भी कुछ विशेष गुण लेके आया है। अब महाकश्यप जो आजीवन उनका अनुयायी बना रहा और बुद्ध के संस्कार पे ही चलने वाला बना रहा, वो भी बदल गया तुरंत। भगवान ने उसके आंखों में देखा, उस महाकश्यप ने भगवान की आंखों में देखा और जो लिया उनको ही मालूम है। लेकिन ज़ेन नामक नया एक पंथ शुरू हो गया, एक नए दर्शन की शुरुआत हो गई, और उसके पहले सबसे श्रेष्ठ दार्शनिक बने आपके महाकश्यप जी। तो दार्शनिक होना दोनों स्थिति में संभव है। दार्शनिक बगैर गांठ वाले भी बनते हैं और गांठ वाले भी बनते हैं, लेकिन गांठ वाले अपने विशेष दृष्टिकोण के लेके बनेंगे। बगैर गांठ वाले सृष्टि से आने वाली हर चीज को अपने अंदर समाहित करके कौन से नए विषय को आपके सामने रख देंगे, हम नहीं कह सकते। दार्शनिक हाथों के ऊपर गांठदार उंगलियां, लंबी उंगलियां और उनकी सारे अगर सिर नुकीले हो रहे हैं, तो इन लोगों के व्यक्तित्व में और एक बहुत बड़ा शानदार इजाफा आ जाएगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। यह आवेगशील नहीं है, अपनी चिंतन शक्ति से अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। आवेगशील कौन है? आवेगशील बगैर गांठ वाले हैं। ये आवेगशील नहीं है,
चिंतन प्रक्रिया से हर विषय को बड़ी नियमितता से और बड़ी शांति से आगे लेके जाते हैं। लेकिन कल आभा जी ने शायद पूछा था कि अगर एक उंगली बगैर गांठ वाली है और एक उंगली गांठ वाली है तो, या दो गांठों में से एक गांठ नहीं है और एक गांठ है तो, सारी संभावनाएं हैं मित्रों। एक उंगली बगैर गांठ की है और एक उंगली गांठ की है, तो वो बगैर गांठ वाली उंगली, उसका जो विहित कार्य तय है उस उंगली का, उसके लिए तो बहुत आवेगशील और बड़ी सृजनशील हो जाएगी। लेकिन जो उंगली गांठ वाली है वो उसके प्रांत के लिए बड़ी अनुशासित और क्रमबद्ध, संस्कार क्षम्य चीजों को ही लेने वाली बनेगी। ये लोग बहुत अध्ययनशील है, इनके पास बहुत सारी जानकारी उपलब्ध होती है, बार बार पढ़ते रहते हैं तो जानकारी तो रहेगी। अक्सर देखा गया है कि इतिहासकारों ने या वैज्ञानिकों ने उन उंगलियों को ऐसा ही देखा है। ऐसे लोग किसी भी विषय पे गहराई के विचार करते हैं। एक बार जब वे अपने मन में विचार की दिशा तय कर लेते हैं तो वे अपने विचारों को आकार देते हैं। यदि वे किसी विषय पर विचार करना चाहे तो उन्हें कुछ समय देना उचित होगा, क्योंकि इनका स्वाध्याय चलते रहता है। गांठदार उंगलियों में पहली गांठ और दूसरी गांठ, आपकी पहली गांठ अगर बड़ी शक्तिशाली है, विकसित है, तो आप दार्शनिक तो जरूर बनेंगे। किसी भी विषय पर कुछ भी बोलना है तो उसके लिए वो उचित समय भी लेंगे। कई बार हाथ केवल पहली बीज ग्रंथियों की विकास पाई जाती है। यदि ऐसा है तो समझ जाते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है, उसके सोचने की निश्चित शैली है। देखिए मैंने बताया ना अभी कि पहली गांठ अगर विकसित है, बुद्धि का प्रतीक है, सोचने की विशेष शैली है, उसमें बुद्धि और नियमितता भी है। ऐसे लोग, लेकिन यदि यह पहली बीज ग्रंथि बहुत अधिक विकसित हो जाती है तो ऐसे लोग विचारों के तनाव में जीते हैं। कल मीनू जी ने एक बहुत शानदार मेरे लिए विधान किया था कि सर आपकी उंगलियां गांठदार लग रही हैं, उनके सिर जो है वो चौरसाकार लग रहे हैं, त्वचा हल्की सी खुरदरी हो सकती है, एकदम खुरदरी नहीं है लेकिन एकदम मुलायम भी नहीं है, मध्यम स्तर की है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में लेना कि जब भी आपकी सभी गांठें विकसित हो जाती है, पहली और दूसरी, यानी ये 5 और ये 5, इन एक हाथ की 10 गांठें और दो हाथ की 20 गांठें, 20 गांठें जब आपकी पूरी विकसित दिखने लगे हाथ में, आप आजीवन तनाव में रहोगे। अत्याधिक ज्ञान तनाव को लेके आता है, क्योंकि इंसान को पहले ही मालूम पड़ जाता है कल क्या होगा। चेतना का विकास इतना हो गया कि वो स्वयं अपने समय को देखने लगते हैं। जब अपना अंतिम समय नजदीक आया, यात्रा यूरोप की चल रही थी, वहां से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाई को लिखा जो भारत में थे, 1902 की जुलाई में मैं अपनी जीवन की यात्रा समाप्त करने जा रहा हूं, अब मेरा निकट समय आ गया है। तो उनके जो भाई है वो बड़े हैरान हो गए जैसे ही उन्होंने वो लेटर पढ़ा, वो खत पढ़ा। तुरंत जवाब दिया कि आपकी उम्र तो अभी बहुत कम है, आप जवान हो, आपकी अभी बहुत लंबी उम्र बाकी है और बहुत बड़ा कार्य आपके हाथ से होना बाकी है। इतनी जल्दी आप ऐसे विचार क्यों कर रहे हो? आपकी सनातन हिंदू धर्म को बहुत बड़ी जरूरत है। लेकिन फिर उन्होंने उसके पक्ष में दूसरा एक खत भेजा और उसमें लिखा था कि भाई साहब, मेरी चेतना का विकास अब इतना हो गया है और निरंतर इतना हो रहा है, इस चेतना को मैं अब धारण नहीं कर सकता हूं। संभवतः चेतना मुझसे निकल के अब ईश्वर में विलीन हो जाएगी, क्योंकि उसकी धारण करने की क्षमता मेरी खत्म हो रही है। तो उन्होंने अपने अंतिम समय का विधान कर दिया था और 6 महीने पहले स्वामी विवेकानंद जी बेल्लूर में अपने मठ में वापस आ गए थे।
उनको रसोई करना बहुत पसंद था, तो बहुत सारी रसोई करते थे, सारे मित्रों को खिलाते थे, लोगों से मिले, बहुत सारी बातें हुई। और अंततः जिस दिन वो गए, उनके जाने के बाद जब सब लोगों ने उनको उनकी समाधि अवस्था में जाके देखा, तो उनकी आज्ञा चक्र से प्राण ईश्वर के चरणों में लीन हो गए। और वो कैसे? तो उनके कपाल के दोनों भुवों के ऊपर एक जो नस चल रही है, एक जो आपकी वेन चल रही है, धमनी चल रही है, वो फट गई थी और वहां से खून की धार बह रही थी। जो आदमी समाधि में बैठा है, वो अपनी ऊर्जा को कहां से ईश्वर के पास भेजेगा ये तय कर सकता है। उसके लिए बहुत कठोर साधना और बहुत विशेष आपका व्यक्तित्व चाहिए। तो ऐसा है, तनाव बहुत बढ़ जाता है। मुझे बताना यह है कि ये लोग बहुत कुछ पहले ही जान लेते हैं, और इनको बहुत पहले जानने के कारण इनमें एक तनाव हो जाता है। अपने विवेकानंद जी कोई तनाव में नहीं थे, लेकिन हम जैसे जो सामान्य लोग हैं ना, वो तनाव में आ जाते हैं। इसलिए मस्तिष्क में गंभीर विकृतियां होने की संभावना है। हमारे डर्मेटोग्राफिक्स में एटीडी एंगल नाम की एक संकल्पना है, जिसमें बुध, नेपच्यून और गुरु तीनों को एक एंगल में जोड़ा जाता है। ये हो गया बुध, ये गुरु, और ये नेपच्यून। और ये जितना छोटा होता है, उतना आप तेज गतिविधियां करते हो, और वो उतने ही तनाव में भी रहते हैं। जितनी तेज गतिविधियां, उतना तनाव ज्यादा। तो ये गांठदार उंगलियों वाले लोगों के हाथ में आपको छोटा एटीडी एंगल दिखने की संभावना ज्यादा है। यदि हथेली पर दूसरी गांठ विकसित हो गई, तो ऐसे व्यक्ति हर लेन देन में सावधानी बरतेंगे। मैंने आपको बहुत बार बताया, पहली गांठ बुद्धि का प्रतीक है, दूसरी गांठ व्यवहार का प्रतीक है। साथ ही ये लोग घर में साफ सफाई व्यवस्था पर अधिक ध्यान देते हैं। ज्यादातर हम सभी लोगों की दूसरी गांठें प्रभावी होते हैं, तो हम हमारे घर को बहुत सजा धजा के साफ सुथरा रखते हैं। कहीं भी कोई गंदगी ना हो। भले हमारी झोपड़ी टूटी फूटी हो, लेकिन साफ होगी। हमारा घर जैसा भी हो, कोई राजमहल ना हो, नो प्रॉब्लम, जैसा भी है, लेकिन उसमें साफ सफाई और सारा व्यवस्थित आयोजन नियोजन रहेगा। गांठदार उंगलियों के सिरे अक्सर चौकोर, चमचाकार या नुकीले हो सकते हैं। अगर चौकोर है तो लोग थोड़े अधिक व्यवस्थित हो जाएंगे। ऐसे लोग बहुत अनुशासित और कुशल होते हैं। यदि उंगलियों के सिरे चौकोर है, तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में हर चीज को देखे बिना कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये विशेष बात समझ लें। हर चीज को देखेगा, परखेगा, समझेगा, जानेगा, जांचेगा, और हर चीज को तभी अंजाम देगा जब उसकी वो तसल्ली कर ले। यदि उंगली का पहला जोड़ विकसित है और उंगलियों के सिरे चमचाकार आकार है, तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत अभिमानी, जिद्दी, दृढ़ निश्चयी, जीवन का भरपूर आनंद लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारक और अपनी मर्जी से काम करते हैं। इसलिए उनमें हिसाब किताब करने, अपनी भौतिक संपत्ति को संरक्षित करने, भौतिक विज्ञान, भिन्न विषयों पर प्रयोग करने, प्रबंधन, न्याय आदि में रुचि रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये एक बहुत शानदार आयोजन है मित्रों, और हम में से बहुत सारे लोगों में ये तत्व बैठा है। हमारे पास हमारी उंगली का पहला पोर विकसित है, और उसका सर चमचाकार है। देखिए चमचाकार यहां पर है, 4 नंबर का, पीपीटी में देखिए। उंगलियां गांठदार हैं, उंगलियों का सर चमचाकार है, और वो पहला पोर अगर विकसित है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत अभिमानी, जिद्दी, दृढ़ निश्चयी, जीवन का भरपूर आनंद लेने वाले। देखिए अभिमानी, जिद्दी और दृढ़ निश्चयी, तो ये जो इसका सर है ना चमचाकार का, ये ऊपर से स्क्वायर जैसा होता है, लेकिन बाजू से फैला हुआ होता है। यहाँ पे, यहाँ जो है ना, पीपीटी में देखना आप सभी लोग,
ऊपर से ये दबा हुआ चपटा रहता है, लेकिन बाजू से फैला हुआ रहता है। तो ये स्क्वायर के सारे गुण है, अभिमान, जिद्द, निश्चय। लेकिन जीवन का भरपूर आनंद लेना केवल और केवल, देखिए, जीवन का आनंद लेना, लेकिन एक एक अनुशासित दिशा में, एक यथार्थता से। जीवन का आनंद लेना है कुछ भी करो और खत्म हो जाओ, ऐसा नहीं। बड़ी ही कुशलता पूर्वक जीवन को जीने का जो ढंग है, ये केवल चमचाकार उंगलियों के सर और गांठदार उंगलियां जब आएगी तब। मैं मित्रों एक बहुत मजेदार व्यक्ति से आपको मिलाता हूं, संभवतः सबको उसकी पहचान होगी, मुझे मालूम नहीं सब उसको जानते हैं कि नहीं। मित्रों, टेलीग्राम के एक संशोधक है। टेलीग्राम जैसे व्हाट्सएप है, वैसे टेलीग्राम है। आप सबको मालूम है टेलीग्राम क्या है। व्हाट्सएप के जितना ही वो आज की तारीख में लोग इस्तेमाल करते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्यादा क्षमताएं और ज्यादा सुविधाएं देता है। और ये जो टेलीग्राम के मालिक है, ये संभवतः इनके बारे में बहुत सारी राज की बातें इस दुनिया भर में फैली है। कोई जानता है क्या टेलीग्राम के जो संस्थापक है, जिन्होंने टेलीग्राम को बनाया? मेरा इंडियन ही है सर, कोई इंडियन? नहीं, नहीं आदरणीय, टेलीग्राम किसी दूसरे ने बनाया है। वो फ्रांस के नागरिक हैं और इनका नाम है पॉवेल डुरो। इनकी उंगलियां देखिए मित्रों, ये जानबूझ के मैंने आपके सामने चित्र लगाया। इस व्यक्तित्व को जानेंगे, हैरान हो जाएंगे, हैरान। इनकी उंगलियों के सर देखें, बिल्कुल चमचाकार हैं। उंगलियां गांठदार हैं। दोनों उंगली के दोनों गांठों का विकास अच्छा है। बड़े खूबसूरत है दिखने में, बड़े प्रसन्न व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। पॉवेल डुरो को जानता है क्या कोई? नाम बताने के बाद इनकी आज बहुत चर्चा है, इनकी नाम में, नाम की दुनिया में बहुत ज्यादा। इन्होंने एक बहुत बड़ा विधान कर दिया था अभी। इनके 110 बच्चे हैं। जानते हैं आप में से कोई? अगर आप रेगुलर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी जानकारियां रखते हो, तो पॉवेल डुराव के इस विधान को लेके बहुत बातें हुई आज, मतलब इन कुछ दिनों में। आपको इस व्यक्ति को जानना ही होगा। क्यों जानना है मैं आपको बता, पहले थोड़ा पीछे ले लेता हूं, वापस एक बार इसको समझे। उंगली का पहला जोड़ विकसित, उंगली के सिरे चमचाकार। ध्यान में रखना मित्रों, ये बहुत बड़ी विधान कर रहा हूं। ये स्थिति आपके पास भी कहीं ना कहीं है। ये स्थिति हम में से कई लोगों में है, और ये गुण हम में से कई लोगों में संभवतः है। अगर आप मुझे सभी लोग गंभीरता से सुन रहे हो, करीब करीब 50 से लगभग लोग हैं, 40 लोग हैं, आप में से किसी की ये स्थिति है क्या? सर उंगली हमारा चमचा, हाथ कर। किसका? सर मेरा हाथ है। अरे वाह टिप्स वाह, ओहो, ओके ओके। आज आपके जो उंगलियों के सर है चमचाकार है और गांठदार आपकी उंगलियां हैं, क्या बात है। अब सर अब मैंने भी मिसाल हमारे सामने है। देखा है ऐसा। और किसी का है क्या? सर कल मैंने किसी का देखा है एक ऐसा हाथ जिसकी उंगलियां चमचाकार है और अच्छा बहुत जी। क्लियरली है वो। अच्छा आभा जी, तो आपने बहुत शानदार जानकारी आपके दृष्टि में आ गई है। अब उसको अगर संभव हुआ तो पुनः एक बार देखें, और मैं जो अब जानकारी दे रहा हूँ बड़ी गंभीरता से ले। हमारे पास, हमारे इस कक्षा के आयोजक रावत साहब इस व्यक्तित्व वाले हैं क्या? रावत साहब, मैं जो बता रहा हूं इसके लिए आप हमें बिल्कुल खुले दिल से हाँ या ना कहे, ना कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हाँ कहे, सबका हौसला बढ़ेगा। अगर आपकी उंगलियों के सिरे चमचाकार हैं, गांठें आपकी दोनों विकसित है, पहला जोड़ अगर विकसित है, अभिमान, जिद, निश्चय,
और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन का भरपूर आनंद लेने वाले व्यक्ति हैं आप। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। ऐसे लोग स्वतंत्र विचारक है, अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, हाँ जी सर। इसलिए उनमें हिसाब किताब करने, अपनी भौतिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और भौतिक विज्ञान, भिन्न विषयों पर प्रयोग करना, यस सर। प्रबंधन, न्याय आदि विषयों में रुचि आप रखते हो। ऐसे लोग विचार में दृढ़ होते हैं और अपने हृदय के अनुसार, देखिए ये बहुत बड़ा विधान है, एक एक चीज को बड़ी गहराई से समझे, अपने सर हृदय के अनुसार काम करते हैं। तो मुझे सही लगता है वही करता हूँ, जिसमें मुझे इंजॉयमेंट होता है वही करता हूँ मैं। बिल्कुल, और हृदय से, मतलब हाँ जी सर। जो चीज आपका दिल मानेगा वही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। जी सर। सर मुझे कुंडली देखने में मजा आता है, और मजे मजे में पैसे भी मिल रहे हैं तो ठीक है, मैं तो फुल एंजॉय करता हूँ। ठीक है। मुझे बिल्कुल। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, उन लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे तो मजे आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में लोगों की। हाँ जी, तो ये देखिए, ऐसे लोगों के पास एक बहुत बड़ी क्षमता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और संभवतः आपका स्पीकर चालू है, आप स्पीकर बंद कर देना प्लीज। ये लोग जो है ना, ये दुनिया के ऐसे लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी ऊर्जा अगर सही ढंग से एक निर्माण में जुट जाए, तो ये जो रावत साहब है, रंजीत जी, ये किसी बहुत श्रेष्ठ स्थान पे चले जा सकते हैं। इसका कारण क्या है? ये जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, इनके चमचाकार उंगली पर। कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है क्या मेरे साथ? ये थोड़ा, सर ये सर आप सबको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलिए कि अपने जो कैमराज है जो अपने म्यूट के रखे ना ये चीजें, वो क्योंकि दो तीन के कैमरा ऑन ही रहती है, वो डिस्टर्ब होता है इसमें फिर, और डिस्टर्ब होता है, मेरी विचारों की श्रृंखला कट जाती है, मैं इतना कट जाती है। ज्यादा व्यथित हूँ। और कोई छोटा बच्चा तो कोई है नहीं, है सब है मेच्योर नहीं, बंदे बैठे हैं। सभी लोग गंभीरता से लेवे, मेरी नम्र विनती है, क्योंकि मैं एक श्रृंखला के तहत आपसे बात कर रहा हूँ। श्रृंखला अगर कट गई तो मुझे वो श्रृंखला पुनः मिलने में बहुत समय जाता है। तो सर अपना भी तो डिस्टरबेंस होता है मीनू ना। जी, मीनू जी गुस्सा मत हो। जो जूम की सेटिंग की हुई है ना सर आपने, जब नेक्स्ट टाइम आप करेंगे ना, तो जी, उसमें एक चीज करना कि जैसे ही कोई ज्वाइन करता है ना, तो ओके, उसका माइक और कैमरा ऑफ रहे। क्योंकि जैसे ही कोई ज्वाइन करता है ना, उस समय उनका माइक भी ऑन होता है, कैमरा भी ऑन होता है, इस कारण आवाज आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, मैं ठीक कल है, से, तो वो सेटिंग चेंज कर देना, फिर नहीं आएगी। बिल्कुल सर, मैं उसका पूरा कल से ध्यान। सर हाँ। ललित जी, कैमरा ऑन तब होता है ना, लेकिन अभी तो क्लास के हम मिड में आ चुके हैं। हाँ, तो मिड में लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना मीनू जी, मैं देख रहा हूँ ना इस चीज को। अच्छा जो अभी ज्वाइन कर रहे जो हैं। कोई ज्वाइन करता है ना, जैसे ही कैमरा भी ऑन हो जाता है और उसका ऑडियो भी ऑन होता है उस समय। बिल्कुल, सर बिल्कुल। सर कुछ लोगों का जो है ना ज्वाइन हाँ, होने के बाद भी मिड में भी होता है। वो तो देखा कोई मैंने। नहीं, कोई नहीं, चलिए, कोई नहीं। हम ध्यान रखेंगे कल से। हाँ जी, हाँ जी। और मैं और सबको विनती करूंगा, एक बार सभी लोगों से निवेदन करेंगे। चलिए, अब मुझे बहुत बड़ी बात बतानी है आपको। ये ऐसी व्यक्ति है, रावत साहब, अगर ये अपनी क्षमता को समझ ले तो ये कहाँ जा सकते हैं। हमारे बीच ऐसा एक हीरा है, ऐसा नगीना है, जिस नगीने का अब मैं एक श्रेष्ठतम रूप आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, इनसे मिलिए, ये है टेलीग्राम के निर्माता पॉवेल डुरव। इनकी उंगलियां अगर आप गंभीरता से देखेंगे मित्रों, आप इसकी उंगलियों की छवि आपको इंटरनेट में बहुत जगह मिल जाएगी। आप इस फोटो को बड़ी गंभीरता से देखना। इनके सर, सारे सारे उंगलियों के सर जो है ना, ऐसे फैले हुए हैं, चमचका रहे हैं। अब इनको क्यों समझना है? क्योंकि ये कब सबके ध्यान में आए? ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन हम सबको नहीं जानते ना। व्हाट्सएप वाले हैं, उनका नाम क्यों ध्यान में आया था? क्योंकि उन्होंने $10,000, 10,000 करोड़ रुपए में व्हाट्सएप 2010 में बेच दिया था। 10,000 करोड़ इन्होंने, महाशय ने अब तक बेचा नहीं। ये 2014 में टेलीग्राम बना के बैठे हैं। व्हाट्सएप तो मेटा ने, यानी फेसबुक ने ले लिया। इनको तो बहुत लंबी संपत्ति दी गई, या देने की इनको पेशकश की गई, इन्होंने ली नहीं। इनको जो मजा आएगा उस चीज में ध्यान रखते हैं। लेकिन इनके नाम की चर्चा क्यों हो गई? तो इन्होंने बोल दिया मेरे 110 बच्चे हैं। तो सवालकर्ता ने
किसी अ, जो आपके ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स के जो ये लेते हैं, सारे बाइट्स लेते हैं न्यूज़पेपर के, हाँ, न्यूज एंकर्स जो होते हैं। उन्होंने इनको पूछा कि भाई साहब आपकी शादी हुई नहीं और 110 बच्चे कहाँ से आ गए आपके पास, या ऐसा कुछ है आपने बताया नहीं हमें। तो बोले शादी की जरूरत ही क्या है, मैंने मेरे स्पर्म डोनेट करके दुनिया भर में 110 बच्चे पैदा कर दिए। स्पर्म डोनेट करके उन्होंने अपनी पसंदीदा साथियों के द्वारा 110 बच्चे इन्होंने पैदा कर लिए। मित्रों, इन्होंने क्या किया है अब जानते हैं। ये बहुत बड़े सबके नजरों में आ गए इस विधान के कारण। देखिए, ये आदमी जब लोगों ने जाना तो पता चला लोग इसे फकीर कहते हैं। क्यों फकीर कहते हैं? दुरो खुद को अरबपति नहीं मानते हैं, जबकि उनकी संपत्ति 1,25,000 या 1,42 लाख करोड़ की है। वो कहता है मैं तो फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं। इनके पास न घर है, न फ्लैट है, न कहीं आवास निवास की योजना है, भाड़े पे रहता है, जितना दिन चाह रहा, जहां मर्जी चाह रहा, किसी के घर पे रह लिया, किसी होटल में रह लिया, कभी इस देश में कभी उस देश में, पूरे दिन घूमता रहता है, पूरे साल घूमता रहता है। सैकड़ों करोड़ों लोगों की इसकी पहचान है, कभी भी किसी के सामने नहीं आता, लेकिन वही करता है जो इसकी मर्जी है। ये किसी भी बंधनों में बंधने के लिए तैयार नहीं है। देखो इन्होंने क्या कहा, मैं संपत्ति नहीं रखता। कई इंटरव्यू में उसने कहा है कि घर जमीन कार जैसी चीजें दिमाग को बांध देती, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीदता। ओनिंग नथिंग अलाउज हिम टू इनोवेट एंड लीड। देखो कितना बढ़िया विधान है। मैंने जो शब्द उनके कहे ना वही पे यहाँ पे रखे हैं। ओनिंग नथिंग, कुछ भी अपनी मिल्कियत में न होना। कोई भी चीज के हम मालिक जब नहीं होते हैं ना, तो हम किसी बंधन में नहीं बनते हैं। मेरे घर में कौन आया, मेरी गाड़ी कहाँ है, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, अरे भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरा एक खाली दिमाग इनोवेशंस एंड लीड यानी संशोधन और नई नई खोजों में अग्रसर हो जाए। तो वो कहते हैं कि मुझे संपत्ति का उपयोग करना ही नहीं। उनके नाम पे लगातार संपत्ति इकट्ठा हो रही है, 1,42 लाख करोड़ रुपया। मित्रों मजाक नहीं है ये पैसे। और उम्र देखें तो एकदम नौजवान आदमी है। 10 सालों की कमाई है, 2014 में बनाया, 2026 चल रहा है। ये कोई अरबपति घर से आया नहीं है, ये सामान्य घर से आया है, बुद्धिमान आदमी है। देखिए हमारे ये जो रावत साहब है, इस व्यक्तित्व को कुछ हद तक मेल खाते हैं। इनका फिलॉसफी क्या है, देखो इनके जीवन का तत्व क्या है। वह मानते हैं कि फिजिकल एसेट इंसान को एक देश एक कानून में फंसा देता है, इसलिए वह इक्विटी के बदले आजादी चुनते हैं। उनका क्या कहना है, कोई घर, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई संपत्ति आपको उस देश के कायदे कानून में बांध देता है, और ये आजाद पंछी ये बनता है, मुझे किसी को कोई मुझे बांध नहीं सकता। मैं अपनी मर्जी से करूंगा, जो मजा आएगा करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। मैं किसी के बंधन में बंधूंगा ही नहीं। और मैं अगर बंधूंगा नहीं, मेरा दिमाग खाली रहेगा, तो मैं कुछ भी ढूंढ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे अकाउंट्स में रकम पड़ी है, बहुत सारे पैसे पड़े, जो भी मर्जी आया किया। एक टी शर्ट, एक लोअर, एक थैली और पैरों में एक स्पोर्ट्स का शूज लेके ये आदमी पूरा साल कहीं भी घूमता है मित्रों। न कोई गाड़ी है, कुछ नहीं इसके पास। अब आप कैसे इन लोगों को पकड़ पाएंगे? कुछ है ही नहीं तो आप इसका नुकसान क्या करेंगे? लाइफ सर का ये सर ये विचार ना भगवान बुद्ध के हैं, बुद्धिज्म के विचार हैं ये।
कि अपना मकान नहीं रखना और घूमते फिरते रहो, एक जगह पे नहीं रुको, नहीं टिको। तो बुद्धिज्म के विचार हैं। और संभव सर है। वैसे वैसे तो सर मैं पिछले 20 साल में ना विपासना के मैंने 15 शिविर करे हैं। तो अरे उसमें भी कि 10 दिन के लिए सन्यासी की तरह ही जीवन जीना होता है। अरे तो ये चीज है। अरे वाह, तो कुछ हद तक आप इनके जैसे ही हो। जी संभव है सर। आपके माध्यम में कुछ बहुत अच्छा नया निर्माण, नए संशोधन होंगे। रावत साहब, आप जरूर इतनी उच्च कोटि की क्षमता का संपूर्ण उपयोग करना। इनकी लाइफस्टाइल देखो, उनका रूटीन लगभग तपस्वी जैसा है। न शराब, न मांस भक्षण, न कॉफीन, रोज बर्फ से स्नान, फोन फ्री। इनके पास फोन नहीं है। सुबह ये क्या करते हैं, छोटी टीम है, कड़े अनुशासन में, बाहर से देखे पर यही मिनिमलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम वाली छवि है। इनको बांधने वाली कोई चीज है नहीं। इसलिए लोग मजाक में कहते हैं 15 अरब डॉलर का मालिक होकर भी एक बैकपैक में जीता है। थैली पे एक छोटा सा बैकपैक, उसी में ये आदमी जी रहा है, तो ये फकीर हुआ। लोग कहता है उन पर देवों का साया है। देखो मित्रों, ये गढ़वाल से आए हुए आदमी के ऊपर भी हो सकता है संभालना। रूस से टकराव। अब ये रूस में 2014 में इसने बहुत बड़ा पंगा खड़ा कर दिया। वी कॉन्टेक्ट, वी कॉन्टेक्ट जो है, ये रूस का व्हाट्सएप है। जैसे हमारे देश में व्हाट्सएप है, वैसे रूस में वी कॉन्टेक्ट है। अब बनाया किसने? इस आदमी ने बनाया। और रूस कह रहा था कि आप हमें बेच दो। बोला नहीं बेचूंगा, मेरी चीजें, मेरी मर्जी है, मुझे नहीं बेचनी। एफएसबी, फेडरल सिक्योरिटी ब्यूरो, जो रूस की जो खुफिया एजेंसी है, जो राष्ट्रीय उनके सुरक्षा की एजेंसी है, उसने इतना प्रताड़ित किया कि अंत में उसने देश छोड़ दिया। और फिर उसने टेलीग्राम खड़ा कर दिया। बोला अभी जाने दो, इसके पंगे में पड़ना ही नहीं हमें, हम आजाद पंछी, हमें क्या लेना देना है। टेलीग्राम बना के खड़ा कर दिया। आज टेलीग्राम सबसे ज्यादा आतंकवादी गतियों में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में, पिछले कुछ दिनों पहले, इनको फ्रांस में जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, तुरंत उनको पुलिसों ने गिरफ्तार कर लिया। 36 घंटों तक इनकी सारी जानकारी ली, सारी अ, उनकी चेकिंग करी, आपत्तिजनक कोई मिला नहीं, उनको छोड़ दिया गया। सरकारों से लड़ाई, अमेरिका, रूस, ईरान, और 2024 में फ्रांस में गिरफ्तारी। ड्रग फ्रॉड और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे। टेलीग्राम सबसे ज्यादा आतंकी लोगों में फेमस है। हम जैसे लोग तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेलीग्राम वास्तविक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है मित्र। रूस, अमेरिका और ईरान और फ्रांस में इनकी गिरफ्तारी क्यों है? व्हाट्सएप अमेरिका की मिल्कियत है, फेसबुक अमेरिका की मिल्कियत है, या बहुत सारी ये जो मैसेजिंग करने वाले हम ऐप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे उस देश की मिल्कियत है। व्हाट्सएप हमें लिखता है कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, यानी दोनों अंत तक अब इसका कोई भी आपको सुराग नहीं मिलेगा, ये सुरक्षित गोपनीय जानकारी है। इस आदमी ने पहली बार व्हाट्सएप का और बहुत सारी दुनिया की बहुत सारी मैसेजिंग ऐप का पोल खोल दी, सारा भांडा फोड़ दिया। पेंटागन, जो अमेरिका की सिक्योरिटी सिस्टम है, उनका ये पहला नियम है कि जो भी बनेगा और जो भी दुनिया भर में आप फ्री के तौर पे बांटोगे, उसमें कोई भी लिहाज से जब भी अमेरिकी सरकार को जरूरत है, वो उसके अंदर जाके पूरी जानकारी लेके आएंगे। आप हमें नहीं रोक सकते हो। और उसको मंजूर करेंगे तो ही वो आपको वो ऐप बनाने का परमिशन देते हैं। और इस आदमी ने ये सारी जानकारी लीक कर दी, फिर तो सारी दुनिया की सरकार इसके पीछे पड़ गई। और ये इसके पास है ही नहीं कुछ, इसको बर्बादी नहीं कर सकता कोई। इसके अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं और बहुत सारी जगह पड़े हैं, और उसको कुछ लेना भी देना भी नहीं है। ये तो ऐसे फकीरों जैसे ही घूम रहा है, कोई फर्क नहीं। ये ऐसा पंछी है जो किसी सरहद का मोहताज नहीं, किसी देश का मोहताज नहीं, किसी संपत्ति का मोहताज नहीं। ये तो बेताज बादशाह है, हवा में उड़ रहा है अपने मजे से, और खुले तौर पे बोलता है मेरे 110 बच्चे हैं।
अमेरिका, रूस, ईरान 2026 में फ्रांस में गिरफ्तारी, ड्रग फ्रॉड, आतंकवाद जैसे चीजों उन्होंने उन पे आरोप लगे, लेकिन कोई भी आरोप इनके ऊपर साबित नहीं कर पाया। उन्होंने बनाई हुई चीज को इस्तेमाल करके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हाथ उसमें नहीं, इसलिए फ्री है। फिर भी प्लेटफॉर्म 900 मिलियन यूजर तक आज पहुंच गया है। देखिए इनके जो यूजर हैं 900 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 लाख। अब 900 मिलियन यानी कितने हुए, जोड़ लो आप। 900 मिलियन कितने होते, जोड़ लो। 90 करोड़ हो गए। देखो सर, आप शांति से जोड़ो। अजीबोगरीब किस्से हैं इनके। उनके सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा बच्चे मेरे हैं, मैं उनका जैविक पिता हूं, शादी नहीं की है, और खुद को प्रोफेट ऑफ प्राइवेसी कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरी निजी जिंदगी और व्यापार की जिंदगी, सामाजिक जिंदगी बिल्कुल अलग है। मेरी सामाजिक जिंदगी के बारे में आप कुछ भी जानो, कैसे भी जानो, निजी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। और हम सभी लोगों को उसकी नसीहत है कि अपनी कोई जानकारी साझा न करे किसी के साथ, क्योंकि आपको पहली शिकस्त, पहला आपके लाइफ में अगर कहीं एक गंभीर चोट आपको कोई दे सकता है तो वो आपकी निजी जानकारी सब सार्वजनिक होने से होता है। ये कहता है मेरी निजी जानकारी मैं जीवन भर में किसी को नहीं दूंगा। मेरी शादी हुई है नहीं हुआ है, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरी सहेली है, इसका आपको कोई लेना देना नहीं। और इसी कारण प्रोफेट ऑफ प्राइवेसी अपनी स्वायत्तता का ये खुद को खुदा मानता है। इतनी बार सिस्टम से टकरा कर भी बच निकला, हर बार और बड़ा हो जाना। लोगों को लगता है जैसे इस पर कोई अदृश्य सुरक्षा है। दुनिया भर में लोग ऐसा कहते हैं कि इस आदमी पर ईश्वर का साया है, ये आदमी बिल्कुल तेजी से विश्वव्यापी हो रहा है। मुझे लगा आप सभी लोगों को ये जानकारी होगी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग टेलीग्राम तो इस्तेमाल करते हैं। इनकी उंगलियों की तरफ शांति से देखें। पावेल डुरो इस आदमी को बड़ी गंभीरता से समझे, और हमारे पास ईश्वर की कृपा से ऐसे ही एक गढ़वाल से आए हुए हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शक रावत साहब है। रावत साहब, आप इनके व्यक्तित्व से कुछ हद तक मेल खा रहे होंगे, ऐसा मुझे अनुमान लगता है। मेरा अनुमान है कि इनके व्यक्तित्व में, आपके व्यक्तित्व में काफी सारी जगह एक जैसा ही स्वभाव रहा होगा। सर ऐसे बंदे ना मतलब समाज से अलग हटके कुछ यूनिक करने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि अलग ही करना है। जो जी, सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, कुछ अलग हटके ही करना है। लेकिन तो ये बंधन बंदा में नहीं अपने बंधते। हिसाब से अलग हटके कर रहा है, जो भी इसका लेवल है, जो भी इसका बैकग्राउंड है, ये अपने हिसाब से अलग कर रहा है बिल्कुल। नहीं सर, आप इसमें बहुत बड़ी बात क्या समझनी है आपको, कि ये क्या कर रहा है, इससे ज्यादा ये किसी के चपेट में नहीं आता है, किसी के बंधन में नहीं बंधा है। ये स्वतंत्र है, आजाद पंछी है। और ये आजाद पंछी व्यक्तित्व कहाँ से आता है, चमचाकार सिरा। आप जी सर, हाँ, जब, अपने हिसाब से लाइफ जीते हैं, किसी के अंडर नहीं रहते वो चीज़। मतलब आपकी धर्म पत्नी से भी आप समय आने पे कह सकते हो कि भाई आप मेरी निहायत निजी जानकारी के लिए, मेरे जीवन के लिए आप थोड़ा मुझे सहजता प्रदान करें। बार बार आप मुझे रोके नहीं, टोके नहीं, मुझे थोड़ी स्वायत्तता दे और मुझे मेरे तरीके से जीने दे। ऐसे आप दोनों में टकराव हो सकता है। मेरी वाइफ तो कहती है पागल है ये, अलग ही सोचता है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही साहब। मतलब आपके अंदर ये पॉवेल साहब बसते हैं। संभव है आपके पास उनकी जैसी क्षमताएं भी है। उनकी क्षमताओं को लें, उस क्षमता का विकास करें। संभव है सर, बहुत जल्द आप विश्व में आपके नाम के साथ जाने जाओगे, क्योंकि ऐसी सारी क्षमताएं बड़े संजोग से मिलती है। और बहुत बार हमारे पास जो क्षमताएं हैं वो हमको मालूम नहीं है, और मालूम ना होने के कारण हम उसको कभी इस्तेमाल करने का सोचते भी नहीं। जब भी हमें कभी कोई जानकारी मिले, हमें उसको तुरंत अपने जीवन में कहाँ इस्तेमाल करना है, इसका एक आयोजन करना ही होगा। आपकी उंगलियां गांठदार हैं, ये फायदेमंद भी है और घाटे का भी सौदा है, क्योंकि हर चीज जांचना परखना
और अपनी ही तरह से है तो ही लेना, नहीं तो उसको फेंक देना। कई बार ये घाटे का सौदा हो जाता है। तो मैं कहता हूं लंबे समय तक सुनो, शांति से सुनो, जानकारी जो भी आए सुनो, वो अच्छी है बुरी है काम की है नहीं है उसके विषय में ना पढ़ो, उठाओ जेब में रख लो। क्या पता कौन सी जानकारी आपके कब काम आ जाए और कौन सी जानकारी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। अब आगे चलते हैं। उंगलियों पर गांठ बांधते समय उसके सिरे गोल या नुकीला होना अच्छा नहीं है। ऐसे होने पर गांठ ठीक से नहीं बंध पाती। संक्षेप में ऐसा कहें तो इनमें से आध्यात्मिक, इनमें न तो अध्यात्म ना ही आदर्शवाद तर्क सिद्ध होते हैं। विचार और कल्पना शक्ति में भ्रम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है। नुकीली उंगलियां गांठ के साथ, नुकीली उंगलियां गांठ के साथ बड़ी गंभीरता से लीजिए। ये देखिए, ये ये किसी भी चीज में अपने आप को ठीक से बांध नहीं पाते। बार बार विचारों का, कल्पनाओं का भ्रम हो जाता है, टकराव हो जाता है। परिणाम स्वरूप इनके जीवन का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। मित्रों, हम रेखाएं पढ़ते हैं, लेकिन रेखाओं से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि हस्तलक्षण शास्त्र। रेखा जी ने और रंजीत जी ने मेरे ऊपर जुआ ही खेला, क्योंकि अगर मैं इस विषय को आपको दे नहीं पाया तो संभव था कि वो बेचारे आपके सबके नाराजगी का उनको बोझ उठाना पड़ता था। हम अक्सर रेखाओं को पढ़ते, रेखाओं के माध्यम से लोगों से बात करते। मैं लंबे समय से रेखाओं को पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं रेखाओं को मर्यादित महत्व दे। उससे पहले आप उसकी रचना को देखें। और रेखा राधा जी ने इस विधान को मेरे कितना पकड़ा मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे में विश्वास देखा, उन्होंने मेरे में एक दृष्टिकोण देखा। और आप सभी के सामने ये राधा जी मेरे हस्तरेखा को जानती भी नहीं है। आप इतने सभी लोग उनसे जुड़े हो, उनके माध्यम से मेरे जुड़े हो, रेखा जी के, राधा जी के ऊपर आपका विश्वास भी है। ऐसे अनजान लोगों से मेरा एक, उनको साथ में लाने का जो ये अभियान था, ये मेरे ऊपर खेला गया एक जुआ है। जुआ संभवतः वो जीत गई आप सभी लोगों के जो धन्यवाद के और संतुष्टि के संदेश आते हैं। तो राधा जी बड़ी संतुष्ट होती है, रावत साहब संतुष्ट हो जाते हैं, कहते कि चलो हमने जो किया निरपेक्ष हेतु से किया, लेकिन लोगों को वो पसंद आ गया और हम इसमें सफल रहे। हमें जीवन में हमेशा मूल तत्वों को, मूल सिद्धांतों को समझना होगा, अन्यथा हमारे जीवन में हम चूक जाएंगे। दोनों की भी कनिष्ठाएं लंबी है। उन्होंने मुझ में क्या देखा मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने देखा और मैं उसके लिए आपके सामने प्रस्तुत हो पाए। आप ये हमेशा ध्यान रखें, जीवन में आज से आगे इस कक्षा के बाद मैं तो आपसे जीवन भर जुड़ा रहूंगा। आप लोग मुझसे कितना जुड़ पाते हो ये आपकी मर्जी है। मैं तो जब भी किसी का, कोई भी जो मेरे से जुड़ा, कभी भी 2-5 साल 10 साल के बाद भी उसका मेरे संदेश आता है तो मैं उतनी तत्परता से उससे जुड़ जाता हूँ। लेकिन अलग ना होना, दृष्टिकोण बनाए रखना और मूल जो है उसको समझना, आप कभी भी चूकेंगे नहीं जीवन में। संक्षेप में, यदि हाथ की उंगलियां चमचाकार आकार की हो तो या चौकोर आकार की हो, उनमें गांठें हो तो उंगलियों की प्रकृति गुण बढ़ जाते हैं। गांठदार उंगलियों के गुण चमचाकार और चौकोर सिरों में बढ़ जाएंगे। इसलिए वे केवल इंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकने वाली चीज में ही विश्वास करते हैं। कितना मस्त विधान है। मैं बगैर इंद्रियों से किसी चीज को महसूस करूं, ये मेरी गांठ रहित सीधी उंगलियों का अभ्यास है। मेरी उंगलियों में कोई गांठ नहीं है। मैं अमूर्त आयामों से आने वाली सारी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं।
और मेरे में अंतर ज्ञान की बहुत विशेष क्षमता है। ऐसे लोग भी हैं और हम जैसे लोग भी हैं जो केवल महसूस करते हैं तभी विश्वास करते हैं। देखिए, केवल इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली चीजों को वो विश्वास करते हैं, यानी इनका संशयवाद स्वभाव होता है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। संशय यानी हर चीज को जांचेंगे परखेंगे। इसलिए मैंने अभी कहा कि इन लोगों ने मेरे ऊपर जुआ खेला, दोनों ने भी मुझे जांचा परखा नहीं था। राधा जी ने तो जांचा था डर्मेटोग्राफिक्स में, रावत जी ने तो कोई जांचा नहीं था, फिर भी इन दोनों लोगों ने मुझे जो मौका दिया, मैं आप लोगों से उसी कारण जुड़ पाया। ये सर, मेरे मुझे राधा मैडम पे पूरा फेथ है। राधा मैडम जो भी डिसीजन लेंगी बहुत ही बढ़िया और सही डिसीजन होते हैं मैडम के। जी मैडम जी ने ओके कर दिया तो मेरा भी ओके ही है। जी मैडम बहुत समझदार है, बहुत मेच्योर लेडी है, बहुत बढ़िया लेडी है मैडम तो। देखिए, आप जब आपकी उंगलियां गांठदार हो जाती है, उंगलियों की लंबाई बढ़ जाती है, तो आप ये ध्यान में लेना, चेतना का पूर्ण विस्तार हो जाता है। हम चेतना की विस्तार में बहुत बात करेंगे कनिष्ठा में। कनिष्ठा में बहुत गहराई से, बहुत धीमी गति से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कनिष्ठा एकमात्र ऐसी चीज है इस दुनिया में जिसको समझना ही आपके जीवन की यथार्थता है। 1 मिलीमीटर भी आपकी कनिष्ठा उसकी प्रमाणित लंबाई से कम ज्यादा होती है तो जीवन के सारे अर्थ बदल जाते हैं। उसकी लंबाई, उनके 3 पोर, 3 पोरों की एक दूसरे के साथ अनुपात, उनकी लंबाई, ये बहुत मजेदार, बहुत रोमांचित करने वाली यात्रा है। हाथ की उंगलियां चपटी या बहुत चपटी हो तो उनकी स्वाभाविक प्रकृति अंतर्ज्ञान पर आधारित हल्के साहित्य और कलाओं की रचना की ओर होती है, और इसलिए ऐसी यदि ऐसी उंगलियों में गांठें हो तो उनमें दोष उत्पन्न हो सकता है। छोटी उंगलियों और उंगलियों के सिरों के भिन्न आकार। अब सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। छोटी उंगली, बड़ी उंगली, छोटी उंगलियों और उंगलियों के सिरों के भिन्न आकार। देखिए, पहले तो हम आज उंगलियों की लंबाई पुनः एक बार समझेंगे, फिर छोटी और बड़ी में जाएंगे। 2 लंबी उंगलियां और 2 छोटी उंगलियों की लंबाई कैसे मापे? अब ये एक प्रमाणित मार्ग है। इसमें कहते हैं कि उंगलियों को हथेली पे बंद करें और कलाई की पहली रेखा तक पहुंचने दें तो उंगली लंबी है, और ये नहीं पहुंचती है तो उंगली छोटी है। मैं इस चीज को क्यों पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जबकि ये मैं मानता नहीं। यहाँ पे सारा मैंने लिख दिया है कि ये लोग, ये कैसी छोटी और कैसी बड़ी उंगली है। हस्तरेखा में हम मात कहाँ खाते हैं मित्रों, क्योंकि हस्तरेखा की कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाई नहीं जाती जो शास्त्र शुद्ध है, तर्क शुद्ध है। उंगलियों को दबाएं और हमारी कलाई तक उसको लेके आए, और कलाई की पहली रेखा तक अगर पहुंचती है तो बड़ी है, नहीं पहुंचती है तो नहीं बड़ी है। अरे भाई, कैसे आपने उंगली दबाई, कितनी खींची, कितनी जोर से नीचे ली, इसमें बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अस्पष्टता है। हर आदमी अपने अपनी तरीके से करेगा। वो हाथी जैसा हो गया। जैसे जैन धर्म में एक हाथी को अनेकांतवाद में रखा गया है, बहुत शानदार दृष्टिकोण है अनेकांतवाद। 5 अलग अलग लोग हाथी को परख रहे हैं, और वो कथा हमको मालूम भी है। कोई कह रहा है कि भाई ये तो एक पेड़ है, कोई कहता है ये सांप है, कोई कहता है ये है, वो है। ऐसे सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोण वहां पे दे रहा है। अनेकांतवाद है, जैन धर्म की नींव ही वो है। हमें स्पष्टता चाहिए। हमें हमें कोई भी आधी अधूरी जानकारी कभी भी हस्तरेखा में सही दिशा में नहीं लेके जाएगी। हस्तरेखा में बिल्कुल शुद्ध रूप से गणित भी आता है, बकायदा फॉर्मूले हैं, बकायदा गणित है। मैंने आपको बताया था, देखिए मैं आज वापस एक बार बताता हूं। ये आपका गुरु पर्वत का केंद्र, बुध पर्वत का केंद्र और नेपच्यून पर्वत का केंद्र, ये तीनों को मिला के 80 एंगल होता है। ये ABCD ऐसे 4 नाम गुरु, शनि, रवि और बुध को दिए गए हैं। अब AB
यानी शनि पर्वत और गुरु पर्वत के अंदर दो डेल्टा है, शिखर ऐसे बनते हैं। देखो, हमारी ऊर्जा जहां विराजमान होती है ना, वहां ऐसा चिन्ह बनता है। इसे कहते हैं हम डेल्टा, या इसे हम उस पर्वत का शिखर कहते हैं। अब इस डेल्टा के बीच में जितनी भी रीजेस हैं, ये ऐसी, इसका शुद्ध गणित है। उसके बाद चिन्हों का गणित है। गणित है लेकिन हमने जाना नहीं है। हस्तरेखा अपने आप में बहुत शानदार अभ्यास है, और इसको गलत होने का कोई भी आपको मार्ग ही नहीं है, क्योंकि सारा बना बनाया ईश्वर ने भेजा हुआ है आपके पास। कुछ आपको करना ही नहीं, केवल शुद्ध रूप से देखना है। तो हस्तरेखा में लंबाई उंगलियों की गिनने के बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। आपकी उंगलियां छोटी है या बड़ी है, हथेली बड़ी है या छोटी है, सारे अनुमान है। मैं मैं पिछले 36 साल में बहुत सारे अनुमानों को जांचते जांचते, परखते परखते इस मुकाम पे आके पहुंचा हूं कि अब ये मुकाम शुद्ध, प्रमाणित और बहुत ही स्पष्ट है। इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई दोगलापन नहीं, और कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है ये? देखिए, ये आपकी जीवन रेखा की शुरुआत, ये आपकी अंतकरण रेखा की शुरुआत। इसको गिनना है बाकायदा स्केल से, और फिर मध्यमा के सिर से लेके मध्यमा जहां हथेली से मिलती है, उसको गिनना है बिल्कुल। अब मैंने पीछे भी समझाया था, आज वापस समझाता हूं। 1 मिलीमीटर का भी अंतर आ गया तो अभ्यास बदल जाएगा। मात्र 1 मिलीमीटर, इसके लिए आप बड़ी गंभीरता से इसको गिनना। आपकी लंबी है या छोटी है उंगलियां, अगर आप पकड़ने में नाकामयाब रहे, आपके अभ्यास का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैंने बताया था कि मान लीजिए जीवन रेखा और अंतकरण रेखा, हृदय रेखा और जीवन रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और मध्यमा की 12 है उंगलियां, प्रमाणित सम प्रमाणित। ये 12.1 है और ये 12 मध्यमा है, उंगलियां छोटी हो गई। जीवन रेखा की लंबाई 12 है और मध्यमा की लंबाई 12.1 है, उंगलियां लंबी हो गई। मित्रों, 1 मिलीमीटर में आपका सारा खेल बदल जाएगा। 1 ही मिलीमीटर में आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। ये पकड़े, गलती नहीं होगी। शुद्ध रूप से थोड़ा सा स्वाध्याय करें, थोड़ा सा अभ्यास करें, खुद से शुरू करें। सबसे पहले तो खुद से शुरू। और अगर आप खुद को सही प्रमाणित कर पाए, खुद के व्यक्तित्व को इस लंबाई से अगर आप जोड़ पाए, जीवन में फिर आपका हस्तरेखा कभी गलत नहीं जाएगा। 100% सत्य आएगा। जरूरी नहीं कि 70-80% सत्य, 100% सत्य आएगा। मित्रों, गणित के आधार पर काम करेंगे, गलत होने की संभावना शून्य हो जाएगी। यदि उंगलियां, चलिए ये तरीका जो है हमारी पारंपरिक हस्तरेखा का, जानकारी के लिए दिया है। मैं जो लिख रहा हूं पीपीटी, एक किताब के फलस्वरूप लिख रहा हूं। जब भी ये पूरी हो जाएगी पीपीटी, आपके हाथ में लगभग 250 से 300 पन्ने की एक किताब आ जाएगी। उसको आप प्रिंट करवाएंगे, 250 से 300 पन्ने हो जाएंगे, और बिल्कुल पढ़ने में आसान होगी। आपको उस जो भी मैंने जानकारी दी, उसको उसका अन्वयार्थ लगाने में, उसका अर्थ समझने में एक गति मैंने बना रखी है लिखान में। तो उसके माध्यम से आप उसको पढ़ते जाएंगे तो भी आप लगभग सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उसके लिए थोड़ी अलग से मेहनत ले रहा हूं कि मैं इसको एक किताब के रूप में आपको दूं, ताकि आगे चल के ये आपको, या आपके द्वारा दूसरे, आपके घर में आपका कोई दूसरा सदस्य पढ़ता है तो भी केवल पढ़ के उसका आधा अभ्यास वो आ जाना चाहिए उसको। देखिए, अब शुरुआत करते हैं छोटी उंगलियों से। मैं बहुत सारी उंगलियों को गिनने के तरीकों का अभ्यास कर चुका हूं। मेरा व्यक्तिगत मत जो है मैंने दिया,
मैं किसी चीज की गलती को नहीं बोल रहा हूं। संभव है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जो शुद्ध हो और बहुत प्रमाणित हो, लेकिन मेरा अनुभव नहीं रहा। तो मैंने जो अनुभव किया मैंने आपको बताया। आपका अनुभव इससे बेहतर हो तो आप आपके अभ्यास के अनुकूल मेरे साथ जुड़े। आप उंगलियों की लंबाई गिन गिन लो, जैसे जिन गिननी है वैसे गिन लो। वो अगर सही आती है, आगे का अभ्यास आप मेरे साथ यहां से करो। यदि हाथ की उंगलियां छोटी है तो ऐसे लोग किसी भी बात को तुरंत समझ लेंगे। कितना मजेदार स्टेट। उनके विचार तीव्र है, कुशल है और सतर्क है। उनमें किसी भी विचार को व्यवहार में लाने की क्षमता होती है। उनका स्वभाव उतावला और हमेशा डाउट से या संदेह से भरा होता है। हमेशा सर संदेह। सर हमारी छोटी उंगलियां भी हैं वैसे। तो सर फिर आपके समझने की गति बहुत तेज भी है, विचार तीव्र है, और आप आपके विचारों को व्यवहार में भी बहुत तेजी से लाते हो। लेकिन आप जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। उतावले तो हो लेकिन भरोसा भी नहीं कर पाते। ये दोनों बातें आप बड़ी शांति से समझना आपके व्यक्तित्व में। क्योंकि उतावला है तो आसानी से भरोसा कर लिया, इसीलिए तो मैं आगे बढ़ गया ना। लेकिन मैंने जल्दी से डिसीजन लिया, लेकिन अंदर से मेरे बहुत सारा संदेह भरा है। तो आदमी का खुद के साथ द्वंद्व शुरू हो जाता है, खुद के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। सर जैसे ना किसी आदमी को समझने का जो मेरा अनुभव है, जैसे मेरे पास कुंडली मिलान के लिए आते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, तो फिर जैसे 10-15 दिन बात हुई है, 1 महीने बात हुई है, सगाई हुई, सगाई के बाद 2-3 महीने और बीत गए, तो मेरा जो अनुभव है किसी पर्सन को जानने के लिए 100 डेज लगते हैं कम से कम। कि जी रोज 1% जानेंगे तो 100 डेज के अंदर उसका जो असली स्वभाव है वो सामने आ ही जाता है, नकली स्वभाव नहीं आ पाता, मेरा जो अनुभव है। जी और आगे जाके अपने क्लाइंट्स को भी मैं यही एडवाइस देता हूँ, लड़का लड़की जो भी देखने जाते हैं, कि 100 डेज तक थोड़ा आप देखिए, बात करिए। 100 डेज के बाद फाइनल डिसीजन लेना है कि शादी करनी है या नहीं करनी है। बिल्कुल ये सर। मेरा अनुभव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। तो छोटी उंगलियों को आप समझ लेना, और छोटी उंगलियों की या बड़ी उंगलियों की कोई भी तरकीब आपके पास प्रमाणित है। मैं किसी तरकीब को सही या गलत नहीं कहूंगा। मैंने जिसको प्रमाणित किया, मेरी जो खुद के अनुभव की है, ये तरीका मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम कल छोटी और बड़ी उंगलियों को समझेंगे। 10:30 बज चुके हैं। किसी का कोई सवाल है तो मुझे पूछे। आज के अभ्यास को यही विश्राम हाथ देता हूँ। की उंगली को हमने मेजर करना है, जहाँ हथेली से टच कर रही है, लेकिन जो उंगली है वो तो गोलाई में है। तो हम आपने कहा 1 mm से भी फर्क आ जाएगा। हाँ जी, तो हाँ जी। नेल को जहां तक टच कर रही है वहां तक लेना है लंबाई, नहीं, या? देखिए देखिए, आप इस चित्र को पीपीटी में बड़ी गंभीरता से देखिए। यस सर। आपकी उंगलियों के नाखून जो है उसके ऊपर, आपकी जो उंगली की लंबाई वो हल्की सी ऊपर ही जाती है। नाखून आपके पूरे नहीं होते, नाखून थोड़े छोटे रहते हैं। यस सर। नाखून से कुछ हद तक आपकी उंगलियां ऊपर रहती है। तो जो अंतिम बिंदु है आपकी उंगली का, आप पीपीटी में देखें, अंतिम अंतिम से अंतिम उंगली जो आपकी वहां पे, वहां से लेके सीधा उसको जहां आपकी एक गहरी रेखा हथेली से जुड़ रही वहां तक गिने, और फिर कोई चूकने की संभावना नहीं। लेकिन ऐसा कब है? जब ये उंगली और हथेली लगभग एक ही लंबाई की है। ज्यादातर उंगलियां आपको कम मिलेगी। ज्यादातर उंगलियां आपको कम मिलेगी। लंबी उंगलियां बहुत कम, 10% से कम है। 90% से ज्यादा लोगों की उंगलियां कम हैं। ये लंबी उंगलियां बहुत कम मिलती है। और लंबी उंगलियां थोड़ी भी ज्यादा लंबी हो जाए तो वो भी बड़ी आपत्ति है। हल्की सी ज्यादा हो, जैसे हमारे जो अंगूठा है ना, ये देखिए, आप पीपीटी में देखना, मैं बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। ये ऊपर जो है ना, इच्छा शक्ति है, और ये तर्क है। इसको आगे चल के इसको भी गिनना है हमें। तर्क से इच्छा शक्ति 1 मिलीमीटर कम चाहिए।
अगर आपकी इच्छा शक्ति तर्क शक्ति से 1 मिलीमीटर भी ज्यादा हो गई, देखिए मैं उल्टा बताऊंगा, इच्छा शक्ति तर्क शक्ति से 1 मिलीमीटर भी ज्यादा हो गई तो आप जीवन को अलग ही दृष्टि से जिएंगे। फिर आपको जो चाहिए वो करेंगे, जैसे चाहिए वैसे करेंगे। आपके पास उसके लिए कोई प्रमाणित तर्क नहीं होगा, केवल प्रबल इच्छा शक्ति रहेगी। तो कई बार आप आपके जीवन में चूक जाएंगे अपने जीवन को साध्य करने में। मोदी जी की जो ये अंगूठे की स्थिति है, वो पहला पोर बहुत ही लंबा है, बहुत शक्तिशाली, अत्यधिक शक्तिशाली है। उनकी स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन इच्छा शक्ति से तर्क शक्ति 1 मिलीमीटर ज्यादा चाहिए, तभी इंसान की जो भी इच्छाएं हैं वो तर्क सुसंगत रहेगी। मुझे लगता है कि मुझे फेरारी मिल जाए, 2.5-3 करोड़ रुपए की गाड़ी मिल जाए, लेकिन मेरा तर्क कहता है कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो तुम इतनी बड़ी गाड़ी कैसे लोगे। और मान लो पैसे से ले भी ली, चलाने के लिए अनुकूल सड़कें नहीं है, तो ये तर्क का काम। अगर मेरी अंगूठी की पहले पोर बड़ा हो गया तो मेरा दिल बोलेगा मुझे फेरारी लेके घूमनी है, मैं उसको 50 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊंगा, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्तों पर मैं फेरारी लेके चलाऊंगा। उबड़ खाबड़ रास्ते पे फेरारी टूट जाएगी, क्योंकि उसको ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रहता है और वो बहुत ही साफ रास्तों के लिए बनी है। लेकिन ये लोग अपनी इच्छा से सारी चीजें करते हैं, उनको जो अच्छा लगा वो करते हैं। ऐसे उंगली की लंबाई आपको तब दिक्कत में डालेगी जब वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लगे कि मैं थोड़ी आगे जाऊं या मैं थोड़ी पीछे रहूं। अक्सर मैंने देखा है कि आपकी उंगलियां छोटी होती है, बड़ी होने की संभावना 10% ही है, और जब बड़ी होती है ना तभी आपके दिल में संदेह पैदा करे। ज्यादातर आप 90% तो आप जैसे ही देखेंगे आप बोलेंगे अरे इसकी उंगली छोटी है, इसकी ये जो जीवन रेखा और हृदय रेखा है, ये इसकी लंबाई तो ज्यादा है। और वहां पे आप पूरा उस आदमी का व्यक्तित्व 100% समझ लोगे, जीत जाओ। कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बहुत सरल सीधा प्रमाणित अनुभव। सर तब भी मेजर करने का तरीका एक्यूरेट नहीं समझ में आ रहा। जैसे अभी स्केल से भी नाप रहे हैं तो उसमें 1 mm का 2 mm का फर्क आ गया अगर, तो प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। 100% वो संधि काल जिसकी स्थिति, जिनके हाथ में वैसी स्थिति है उनकी प्रेडिक्शन चेंज होगी। लेकिन ऐसे लोग कितने हैं जिनका अनुपात अपनी उंगली का मध्यमा का और जीवन तथा आपकी हृदय रेखा का अनुपात एक दूसरा आता है ना, ऐसे बहुत 1% ही लोग हैं, इतने कम लोग। या तो बड़े मिलेंगे या छोटे मिलेंगे, लेकिन सीमा प्रांत वाले लोग ना के बराबर मिलेंगे आप। लेकिन मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आप बड़ी सावधानी से करें, थोड़ी भी गलती नहीं होनी चाहिए। सर इसका एक्यूरेट तरीका बता दो मेजर करने का। यही एक्यूरेट तरीका है आदरणीय। अभी ये जो कक्षा है ना हमारी, ये ऑनलाइन चलती है, नहीं तो मैं आपको प्रत्यक्ष ये इसका चीज का अभ्यास स्केल लेके ही बता सकता हूँ। लेकिन सर कभी एक वर्ग में आप स्केल लेके बैठना और कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली देखी जाती नहीं, है। लेकिन वो आप कैमरे के माध्यम से नहीं देख पाएंगे, उसको बहुत करीब से आपको दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन में कुछ मर्यादाएं हैं, संभव हुआ तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपको भेजने का प्रयास करूंगा। हाँ सर, ये यही सही है सर कि आप कैसे सही मेजर करना है हाँ उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के अगर बिल्कुल, शेयर मैं कर वैसे देंगे कर, तो बिल्कुल हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सर। 100% हो। मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे से सीखने वाले जो भी लोग हैं वो इतने प्रमाणित अभ्यास को उपलब्ध हो जाए कि उनकी गलती की संभावना शून्य हो। तो मैं इसका एक छोटा वीडियो बना के आपको मिसाल के तौर पे भेज दूंगा, आप उसको शांति से समझ लेना। जी सर। छोटे बड़े तो बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं मेरे हाथ का ही वीडियो बना के भेज दूंगा और बिल्कुल सही सर, आपको बिल्कुल सही समझ सर। में आ जाएगा कि ये आदमी कैसा है। जी सर। सर जैसे मैं अपने हाथ का अभी मेजर कर रही हूँ जी तो ये ऑलमोस्ट बराबर आ रहा है। ओके। अब ये नहीं पता कि जरा सा भी कम करने से वो ज्यादा हो जाएगा, ये ठीक है या हाँ, कम तो हो जाएगा। मैं आभा जी, मैं अभी आपको एक इसमें विशेष बात बताता हूँ। देखिए, अगर ये कम है तो आपके व्यक्तित्व में मैंने जो अभी बातें बताई वो हो सकती है। हाँ जी। ऐसे लोग
तुरंत समझ लेते हैं, तीव्र विचार शक्ति वाले हैं, व्यवहार में बहुत ही उतावले हैं, काफी संदेह से भरे हैं, बहुत सतर्क और बहुत कुशल हैं। ऐसा कुछ है क्या? या आप हर काम धीमी गति से, शांति से समझ के करते हो, जब तक संतुष्टि होती नहीं है तब तक आप नहीं जाते हो। आप जब भी घर में आते हो, छोटी से छोटी चीज आपके आंख में आ जाती कि वहां गलती हो गई है, ये चीज थोड़ी सी हिल गई, वो चीज वो जगह पे थी, हल्का सा बदलाव आया है। आज आपकी जो महिला आपके घर में सफाई के लिए आती है, आज उसने ढंग से सफाई की नहीं है, उसने कुछ चीजें हिला दी है। छोटी छोटी बहुत बहुत ही सूक्ष्म चीजें आप पकड़ती हो या नहीं पकड़ती हो? ये सर, बारीकियां बहुत जल्दी पकड़ लेती हूँ हाँ, तो मैं। आपकी उंगली बड़ी है, या आपकी उंगली बड़ी है। छोटी उंगली वाले बारीकी पकड़ने में बिल्कुल विश्वास नहीं। वो कहेंगे भाई काम को अंजाम दो, थोड़ा सा 19-20 चल जाएगा। बड़ी उंगली वाला बोलेगा भाई ऐसा ही चाहिए, नहीं होता है करते में। मित्रों, ये बहुत मजेदार बात इन्होंने आज बताई, और ये एक विषय पे विषय बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, आप चाइना जीवन में जरूर जाना, जब भी संभव है, जिसको भी संभव। किसी भी कार्य को अंजाम देने की जो एक सर्वोत्तम पराकाष्ठा होती है, उस पराकाष्ठा पे चाइना का हर मजदूर, हर इंजीनियर, हर महिला, हर विद्यार्थी, हर सामान्य नागरिक खरा उतरता है। उनके जीवन में शुद्ध और सटीक काम करने का उनको संस्कार बचपन से दिया जाता है। थोड़ा भी जुगाड़ नहीं चाहिए, करो तो अत्यधिक सटीकता से करो, अन्यथा न करो। आपको नहीं हो रहा, आप मत करो, लेकिन करना है सटीकता से करना है, अन्यथा नहीं करना है। विश्व की सबसे श्रेष्ठ पहली 10 यूनिवर्सिटियां कभी यूएस की होती थी, 2025 में आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियां पहली 10 चाइना की आ गई। चाइना अपनी काम की एक्यूरेसी में इतना आगे निकल गया है, संभवतः संभवतः हमको उनकी स्थिति में जाने के लिए 500 साल चाहिए। मैं जो विधान कर रहा हूं उसकी एक छोटी सी आपको बारीकी दिखा देता हूं। अभी 2024 के मध्य में महाराष्ट्र में फॉक्सकॉन और वेदांता नाम के ग्रुप के माध्यम से सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री लगाने की योजना आई थी। 6-8 महीने 2025 के फरवरी मार्च तक वो जो योजना थी वो लगभग बंद हो गई, और वो प्रोग्राम चला गया गुजरात में। उसमें भी बहुत सारे बदलाव आ गए। तो बहुत बहस रही थी उस समय, बहुत मैंने इनके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े थे। तो इंसान ने कहां तक अपनी पहुंच बना ली है, आपको मैं बताता हूं। क्यों चाइना श्रेष्ठ है और क्यों हम चाइना से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, मैं इसकी मिसाल देता हूं। आपके अंतरात्मा को कुछ पल के लिए स्तंभित हो जाना पड़ेगा, इतने वो लोग आगे चले। आपकी अंतरात्मा रुक जाएगी कुछ पलों के लिए। मित्रों, हम 150 ट्रिलियन का डील करते हैं, 150 बिलियन डॉलर का। चाइना हमें 150 बिलियन डॉलर का माल भेजती है और हम उनको 18 बिलियन का भेजते हैं। डेफिसिट है 132 बिलियन। हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि आप चाइना से माल मत लो। अरे भाई साहब, चाइना से माल नहीं लेगा तो पूरी दुनिया रुक जाएगी। चाइना ने जो आज तरक्की कर ली है उसका आप सोच ही नहीं सकते हो, ऐसी तरक्की है। कैसी? अब मैं बताता हूं। हमारे जो सेमीकंडक्टर बनते हैं, देखिए ये चीज मनोरंजन के तौर पे नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बड़ी उंगलियों की खासियत बता रहा हूं। आभा जी ने अभी बताया कि मैं छोटी से छोटी चीज पकड़ लेती हूं तुरंत। ये लोग क्या कर सकते हैं, इनकी क्षमता। 1 मिलीमीटर हमने स्केल के ऊपर गिना, लगभग छोटी सी एक लाइन है 1 मिलीमीटर। 1 नैनोमीटर यानी 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा। ये गूगल पे आप गूगल कर लेना, 1 नैनोमीटर और 1 मिलीमीटर में अंतर है, 1,000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर का। ये नैनोमीटर है।
ये मिलीमीटर है, नैनोमीटर। अब तक की चाइना की श्रेष्ठतम खोज जो बनी है चिप्स में, माइक्रो चिप्स में, वो क्या करते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल्स के माध्यम से एक छोटा सा धातु का टुकड़ा लेके उसके ऊपर कुछ सर्किट बनाते हैं। हमने देखा है, देखिए मित्रों, ऐसा एक कोई छोटा सा धातु का टुकड़ा रहता है, इसे हम सेमीकंडक्टर या चिप कहते हैं। हमारे मोबाइल में वगैरह सब जगह ये चीजें लगी। अब हमारे मोबाइल में जो चिप्स लग रही है वो कुछ नैनोमीटर की लग रही है। तो अब तक की उनकी जो खोजबीन थी वो 20 मिलीमीटर, 20 नैनोमीटर की। ये जो है ना 20 नैनो मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से का अर्थ है 1 नैनोमीटर। 1 नैनो मिलीमीटर के 20, मतलब एक का अगर अपन 20 कर ले, मतलब 980 नीचे आ गए हम, लगभग समझ लीजिए 1 मिलीमीटर से 980 हिस्से नीचे आ गए। इतनी साइज का चिप चाइना बना रहा है। और उन्होंने अभी इजाफा क्या किया, उन्होंने इजाफा किया एक ऐसी चिप का जिससे आपकी, मैंने बोला रूह थरकापेगी, आपके अंतरात्मा को भी कुछ पल के लिए रुकना पड़ेगा। इंसानी डीएनए, हमारा डीएनए जो है, जो हमको दिखता नहीं है, उसको हमें माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत अच्छी तरह से विकसित करके देखना पड़ता है। हमारे डीएनए का साइज है 2 नैनो मिलीमीटर। 2 नैनो मिलीमीटर का हमारे डीएनए का साइज है। 20 नैनो मिलीमीटर की चिप बन रही है, आज हमारे मोबाइल में लगी हुई है, हमको मालूम नहीं है, बस इतना ही है। चाइना ने और एक तेज कदम आगे रख दिया मित्रों, उन्होंने बना लिया 1.5 नैनो मिलीमीटर। इतना छोटा चिप बना लिया, 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से इतना छोटा। कोई, आप एक धातु का टुकड़ा लें, उसके ऊपर एक सर्किट बनाएं और उस सर्किट को आप आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपके गैजेट्स में लगाएं। क्या ये आप सोच सकते हो? जो फॉक्सकॉन वेदांता महाराष्ट्र में आ रही थी, उनका टारगेट था 20 नैनोमीटर, नैनो मिलीमीटर की चिप्स बनाएंगे इंडिया में, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स ने उनको यहां से भगा दिया। मित्रों, ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने के लिए 40 साल से भी ज्यादा समय उन लोगों को लगा है, और वो जिस मुकाम पे आज जाके पहुंचे, वहां तक हमें पहुंचने के लिए संभवतः 500 साल लगेंगे, क्योंकि हमारे पास संस्कार ही नहीं है हम इतनी हाईली प्रिसाइज चीजों को बना। हम इसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं लेकिन हार्डवेयर नहीं। आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा भारत की 20 कंपनियां ऐसे छोटे 20 नैनोमीटर या उससे छोटे माइक्रोचिप्स को बनाने का सॉफ्टवेयर लिखती है, लेकिन मशीन बनाना और मशीन के माध्यम से काम निकालना ये बहुत बड़ी बात है, वो चाइना ही कर पाया है मित्रों। आप, इतनी सटीकता से काम करने के लिए हमें बड़ी उंगलियों की जरूरत है। और किसी को कुछ पूछना है? 11:15 बज रहे हैं सर बस यही है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वो एक बार समझ में आ जाएगा तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे बिल्कुल सर। सर, मैं आप लोगों की जो ये जिज्ञासा है जानने की, जो एक आप में ललक है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप निष्ठा से ले रहे हो, समर्पण से पढ़ रहे हो। तो मैं भी आपको शुद्ध ज्ञान अत्याधिक शुद्ध रूप में देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और सर हम लोग इसमें वर्नियर का यूज भी कर सकते हैं अगर बिल्कुल रिक्वायर्ड है सर, तो। वर्नियर कैलिपर का आप यूज कर सकते हो, स्क्रू गेज का यूज कर सकते हो। स्क्रू गेज कोई जी मतलब नहीं है, जी, स्क्रू गेज वर्नियर का यूज कर सकते हैं। वर्नियर 100% इस्तेमाल कर, या यूं के वर्नियर करें तो स्केल की जरूरत ही नहीं है। यस,
वर्नियर से करने से एक्यूरेसी और इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत ज्यादा आ जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके आंखों से गलती हो सकती है गिनने में, जी 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 वर्नियर सर, गलती नहीं कर सकता। जी सर। लेकिन वर्नियर का ये उंगली के जितना दोनों बिंदुओं में खिंचाव होना चाहिए वो मुझे मालूम नहीं होता इतनी। अगर आप वर्नियर का प्रयोग कर सके तो बहुत ही उत्तम है, और इतना सर सक्सेस करें। सर हम लोग कल करके क्लास में डिस्कस करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत धन्यवाद साहब, आपके नाम को आप यथार्थ कर रहे हो। वेरी नहीं सर, मुझे जिज्ञासा इस बात की है, आप इतने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हैं तो हम लोगों को तो वो जानना ही होगा कि दिस एक्यूरेसी ऑफ 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 द रिजल्ट्स इज हाईली कमेंडेबल एक्चुअली। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आपने बहुत बहुत बढ़िया विधान किया, ये करना ही चाहिए, तभी आपकी अभ्यास में वो श्रेष्ठतम स्थिति निर्माण होगी। बिल्कुल सही सारी सर। दुनिया आपसे कहीं भी कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। आप जो कहेंगे वो विधान सृष्टि के 100% विधानों में आएगा, इतना आप अच्छा अभ्यास। सर हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर आपको उचित लगे सर, कि हाँ, हम हाथ की फोटो लेके और उसको उसको मैग्नीफाई करके मेजर करें, परहैप्स आवर एक्यूरेसी में बी बेटर, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सर, फोटो में बहुत सारी संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि जो कम आ जाए हो जाए। वास्तविक हाथ आपके हाथ में आए तो उसमें जितनी एक्यूरेसी मिलेगी उतनी। ठीक है सर, पहले हम वास्तविक हाथ पे करते हैं जी जी जी, बिल्कुल करें सर। और फिर उसके बाद कुछ और मेथड्स सोचेंगे बिल्कुल, सर। और ऐसा आपको हाथ मिलता है कि बिल्कुल सीमा प्रदेश तक, बहुत ही सीमा प्रांत पर लंबाई दोनों की आ रही है एक दूसरे के अनुपात में, तो आपको वो बहुत अच्छा अभ्यास देगा। मेरे हाथ की मैं आपको कल मेजरमेंट करके भेजता हूँ, वीडियो बना के भेजता हूँ। आप सबका संतुष्टिकरण उस माध्यम से हो जाएगा और आप उस दिशा में और गतिमान भी हो जाएंगे। सर मेरे पास घर में एक हाथ ऐसा है जो बिल्कुल बराबर आ रहा है, आई विल फर्दर स्टडी इट। बिल्कुल सर, बहुत मजा आ जाएगा फिर तो। अभी आप सीमा प्रांत पे आ गए, आप उस आदमी को पकड़ने के लिए इस अभ्यास को और गहन कर दो, उस आदमी के व्यक्तित्व को पकड़ लेंगे आप। सर अगर रेखा लास्ट में बाइफरकेट हो रही है तो हम कौन सी लंबाई लेंगे? जो ज्यादा से ज्यादा है, देखिए जहां से रेखा उगम हो रही है ना वो पकड़ लो आप। सर उगम का तो उधर से पकड़ा, कई लेकिन बार वो नीचे देखो, आपको हथेली ना, हथेली के थोड़ी पीछे तक जाती है रेखा, तो आपको उगम से पकड़नी है, जहां उसका निर्माण हो रहा है ना रेखा का, उसको सर पकड़ना वहाँ बाइफरकेट हो रही है, दो तीन में विभाजित हो रही है है। वो। तो आप क्या करें, आप उसका एक वीडियो बनाएं, आपको जहां दिक्कतें लग रही है मैं उसमें आपको और स्पष्टीकरण दे सकता हूँ। ये मैडम एक एक क्वेश्चन पूछना है, यदि आपके घर में कोई चप्पलें पहन के पूरे घर में घूमता रहता है, आपको गुस्सा आता है क्या कि चप्पलें पहन के क्यों पूरे घर में घूम रहे हो? हेलो, हाँ जी। गुस्सा आता है आपको बहुत?